नमस्ते, वेलकम टू न्यू वैद्य। दिस इज मोहित कुमार गौतम और आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे दोषभेदीय अध्याय विच इज द 12th चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। देखिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो भी मैं इंपॉर्टेंट श्लोक बताऊं उनको समझ करके लर्न कर लेते हैं, तो आपके क्रिया शरीर का एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मेजर पोर्शन मतलब बस कुछ टॉपिक्स ही नहीं, कुछ अच्छे खासे नंबर ऑफ चैप्टर्स के मेजर पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। इनके श्लोक आप क्रिया शरीर में भी लिख सकते हैं और इस सब्जेक्ट में तो आप लिखेंगे ही। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए पढ़ते टाइम संयम रखिएगा। इसका जो पहला हाफ वाला पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें ही ऑलमोस्ट सारे श्लोक प्रेजेंट हैं, तो उसको तो आप अच्छे से पढ़िएगा और श्लोकों को याद भी करिएगा। और जो नेक्स्ट हाफ पोर्शन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आती भी हैं, तो इसलिए एक बार अच्छे से बस सुन लीजिएगा, ठीक है। और रही बात नोट्स की, अगर आपको किसी भी चैप्टर के लेक्चर नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बिगिनिंग विद द इंडेक्स पोर्शन, पहला टॉपिक हम देखेंगे दोष स्थान। देखिए अब तक हमने ये पढ़ रखा है कि जो त्रिदोष होते हैं हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं, मतलब तीनों दोषों का प्रेजेंस हमारे पूरे शरीर में देखने को मिलता है, शरीर के हर कोने में देखने को मिलता है। लेकिन इस चैप्टर में हम सामान्य विशेष के आधार पर बताएंगे कि दोषों के कुछ स्पेसिफिक स्थान भी होते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि वात दोष की विकृति होती है, वात दोष विषयेट होता है, तो कुछ शरीर में से पर्टिकुलर जगहें हैं जहाँ पे आपको उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उस आधार पे हम कह देते हैं कि वात का वो स्थान है, क्योंकि वात विषयेट हुआ तो उस स्थान पे ज़्यादा इफेक्ट हमको शो किया है ना। तो इस आधार पे हम दोषों के स्थान बता देते हैं। तो वात पित्त कफ तीनों के स्थान हम देखेंगे कहाँ कहाँ होते हैं, और कुछ स्थान बताएंगे, उसमें भी बताएंगे कि विशेष रूप से कौन सा स्थान है। तो ये ध्यान में रखना है कि तीनों दोषों के विशेष स्थान कौन कौन से होते हैं, उस पर एमसीक्यू का क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पंचविध, मतलब 5 टाइप्स ऑफ वात, 5 टाइप्स ऑफ पित्त और 5 टाइप्स ऑफ कफ क्या क्या होते हैं। तो पांचों टाइप्स ऑफ वात पित्त कफ देखेंगे और इन 15 के हम लोकेशन देखते हैं और 15 के फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। फिर अब तक आप 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चय प्रकोप और प्रशमन, चय कोप और शमन, इन तीनों वर्ड से आप रूबरू हो चुके होंगे, लेकिन इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने 3rd चैप्टर ऋतुचर्या अध्याय में भी बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बताया है, लेकिन इसमें भी आपको समझा दूंगा, है ना। उसको आप अच्छे से देखिएगा, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझाया है। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो दोषों को इन्फ्लुएंस करती हैं, दोषों के वृद्धि का कारण बनती हैं, ठीक है। जो क्वालिटीज मतलब गुण है ना, कौन से गुण की वृद्धि पे कौन सा दोष बढ़े का चय होगा, कौन से गुण की वृद्धि पे उस दोष का कोप होगा, कौन से गुण की वृद्धि पे उस दोष का शमन होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देंगे सीजनल वेरिएशन ऑफ दोष। तो ये भी हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग सीजन्स में जो हमारे शरीर में दोषों का स्टेटस है वो चेंज होता है। विंटर सीजन में हमारे शरीर में दोषों का स्टेटस अलग होगा, समर सीजन में हमारे शरीर में दोषों का स्टेटस अलग होगा। इसी प्रकार से सीजनल वेरिएशन हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक्शन ऑफ इंक्रीज्ड दोष। जब दोष बढ़ जाते हैं तो कैसे एक्शंस लाते हैं हमारे शरीर में, है ना, क्या क्या एक्शन करते हैं हमारे शरीर में। अब ये दोष जब बढ़ते हैं तो क्या क्या एक्शन करते हैं, अब इन दोषों के वृद्धि के कारण क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे अर्थ काल और कर्म का हीन मिथ्या और अति योग से हमारे शरीर में दोषों का स्टेटस कैसे चेंज होता है। हीन मिथ्या और अति योग के बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। फिर हम देखेंगे रोग मार्ग, रोगों का जो डिजीजेज होते हैं उनके अलग अलग पाथवे क्या क्या होते हैं, किन तरीकों से हमारे शरीर में ये रोग मैनिफेस्ट होते हैं, इनको हम देखेंगे। फिर वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि के लक्षण, इन सभी में सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे वो देखेंगे। रोगी की परीक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, त्रिविध रोग क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ रोग क्या होता है, किन बेसिस पे इन रोगों को ऐसे क्लासिफाई किया गया है वो देखेंगे। ट्रीटमेंट करते समय किन फंडामेंटल्स, किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए वो देखेंगे। परीक्षा भाव है ना, कि जब परीक्षा कर रहे हैं किसी रोगी का तो किन फैक्टर्स को हम मद्देनजर रखते हुए वो परीक्षा कर रहे हैं, उन भावों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे दोष संयोग संख्या। दोषों का हमारे शरीर में अलग अलग स्टेटस हो, जैसा हम ऐसे नॉर्मली कहते हैं वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, ऐसी चीज़ें नहीं होती इतनी आसानी से जो हम कह देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी का शरीर है, उसमें उसका दोषिक स्टेटस आप देख रहे हैं, तो पित्त वात पित्त कफ तीनों विषयेटेड है, वात थोड़ा ज़्यादा विषयेटेड है, उससे कम थोड़ा पित्त, उससे कम थोड़ा कफ हो सकता है। किसी और में पित्त सबसे ज़्यादा विषयेटेड है, वात थोड़ा कम, कफ थोड़ा और कम। तो इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके हम टोटल 63 दोषों के स्टेटस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। ऐसा तो मेनली हम 62 बनाते हैं, लेकिन जो 63rd स्टेट होता है उसमें तीनों दोष इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, तो वो हेल्दी स्टेट माना जाता है। तो ऐसे हम 62 टोटल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं
दोषों का संयोग करके। अब इन चीज़ों से आप घबराइए मत, आप अगर जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूँ बस इंडेक्स में, इन चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर के दौरान। ठीक है, घबराइए मत, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी आपको। आप ध्यान इतना रखिए कि श्लोक अच्छे से समझिए, याद करिए, और एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या था हमारा, दोष का स्थान। दोषों के अब के कैसे स्थान होता है, सामान्य विशेष आधार पे, है ना, कि विकृति हुई तो किन जगहों पे ज्यादा अफेक्ट शो किया तो उसका स्थान हो गया। तो देखिए अब वात का स्थान क्या क्या होता है, वात दोष का, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शन इंद्रियम, है ना। स्थानम वातस्य तत्र अपि पक्वाधानम विशेषतः। अब बता रहे हैं कि पक्वाशय जो मलाशय होता है ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, कटी मतलब वेस्ट, शक्ति हिप थाइज, है ना, पैर की बात की जा रही है, श्रोत्र ईयर, अस्थि बोन्स, स्पर्शन इंद्रिय स्किन। अब ये सभी क्या होते हैं, वात दोष के स्थान होते हैं। अब देखिए अब इनमें भी बताया जा रहा है, देखिए वातस्य स्थानम, ये सभी वात के स्थान है, तत्र अपि, इनमें से भी जो पक्वाधान है, जो पक्वाशय है, वो विशेष स्थान है। ठीक है, तो दिस इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ वात। तो ध्यान रखना है, ये तो वात दोष के स्थान है, स्पेशल सीट एकदम विशेष स्थान कौन सा है वात का, तो पक्वाशय है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कैसे स्पेशल सीट बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट पक्वाशय पे करता है जब वात विकृत होता है तो। ठीक है, अब देखते हैं पित्त का स्थान। तो पित्त का स्थान क्या क्या होता है, नाभिर, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिरम रसः, दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिर अत्र विशेषतः। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो नाभि अम्बिलिकस है, देखिए यहाँ पे अम्बिलिकस आप लिख सकते हैं एग्जाम में, आपका मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा, लेकिन अम्बिलिकस को लेकिन नाभि को लेके ऐसा बताया गया है कि नाभि जो आमाशय होता है और पक्वाशय होता है, उनके मध्य में कुछ सिराएं होती हैं। सिराएं आप समझते हैं ना, तो सिराओं की उत्पत्ति के स्थान होती है वहां पे। आमाशय और पक्वाशय के मध्य में हमको कुछ सिराओं का उत्पत्ति स्थान दिखता है कि कुछ सिराएं हैं, वहां से उत्पत्ति हो रही है, वहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, उस स्थान को नाभि मर्म का नाम दिया गया है। ठीक है, तो मेन नाभि मतलब वो समझना चाहिए, लेकिन हमारे इंग्लिश की किताबों में अम्बिलिकस दिया रहता है, ये भी अगर आप लिख देते तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन मतलब आपको पता होना चाहिए नाभि मतलब क्या होता है, वो स्थान जहाँ से सिराओं की उत्पत्ति हो रही है, और वो कहाँ पे है, आमाशय और पक्वाशय के मध्य में। ठीक है, तो वो नाभि हो गया। अब आमाशय, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम आमाशय कह दे रहे हैं यहाँ पे। खैर, स्वेद मतलब क्या होता है, स्वेट, लसिका लिम्फ, रुधिर ब्लड, रस प्लाज्मा, दृक आई एंड स्पर्शनम स्किन। अब देखिए स्किन में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको देखने को मिला वात के स्थान में भी स्पर्शन इंद्रिय स्किन, और यहाँ पे भी देखने को मिला स्पर्शन स्किन पित्त के स्थान में भी। अब स्किन में भी आप देखेंगे तो सुश्रुत आचार्य कहते हैं सप्त त्वचो भवंती। ठीक है, तो चरक सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, स्किन कितने होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, और वहीं पे चरक आचार्य कहते हैं कि स्किन 6 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग जो पहला लेयर है, जो सुश्रुत आचार्य की जो 7 लेयर ऑफ स्किन है, उसका जो फर्स्ट लेयर है उसका नाम होता है अवभासिनी। ठीक है, और इस अवभासिनी में कौन रहता है, तो इस अवभासिनी में रहता है भ्राजक पित्त। हमने इंडेक्स में देखा था ना कि 5 टाइप्स ऑफ वात, पित्त, कफ तीनों होते हैं। तो पित्त में जो 5 टाइप्स ऑफ पित्त हैं, उसमें एक टाइप ऑफ पित्त कौन सा है, भ्राजक पित्त। तो भ्राजक पित्त कहाँ होता है, अवभासिनी लेयर ऑफ स्किन में। अवभासिनी लेयर किसके द्वारा बताया गया है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो 7 लेयर हैं उनके पहले लेयर का नाम अवभासिनी लेयर है, और उसी अवभासिनी में भ्राजक पित्त मिलता है, इसलिए बोला जा रहा है कि पित्त का स्थान स्किन है। ठीक है, वेग तरीके से यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि स्किन लिख दिया गया। और सुश्रुत आचार्य का जो 5वां लेयर है, जो 7 लेयर बता रहे हैं उसमें जो 5वां लेयर है वो होता है वेदिनी। जो सुश्रुत आचार्य के अकॉर्डिंग जो 7 लेयर्स हैं उनमें जो 5th लेयर है वो होता है वेदनी, है ना, वेदनी। अब इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर में वात रिसाइड करता है।
तो उष्णता और शीतलता का जो स्पर्श हम फील कर पाते हैं वो वेदनी लेयर के कारण कर पाते हैं। और वेदनी लेयर पांचवा लेयर है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और उसी में वात का स्थान होता है। और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो पहला लेयर है वो है अवभाषिनी, उसमें भ्राजक पित्त रिसाइड करता है। तो ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। आप एकदम एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं कि जाना है एग्जाम में उल्टी करके आ जाना है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि ये कुछ साइट ऑफ वात है, स्पेशल साइट है पक्वाश है, और ये कुछ साइट ऑफ पित्त है, स्पेशल सीट है नाभि। ठीक है, अब देखिए प्लेस ऑफ वात, प्लेस ऑफ कफ। तो कफ कहाँ कहाँ मिलता है? उरह, कंठ, शिरः, क्लोम, पर्वाणि, आम आशयो रसः, मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतराम मुरः। देखिए सुतराम मतलब होता है विशेष, है ना, विशेष स्थान उरा होता है। उरा मतलब चेस्ट। देखिए श्लोक का मतलब क्या है? उरा मतलब चेस्ट, कंठ थ्रोट, शिरा मतलब हेड, क्लोम पेनक्रियाज, कुछ लोग क्लोम ट्रैकिया भी समझते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, पेनक्रियाज भी लिख सकते हैं। पर्व मतलब होते हैं जो जॉइंट्स होते हैं उनको पर्व माना गया है। ठीक है, उनको पर्व कहा जाता है। तो बॉडी के जॉइंट्स में कफ देखने को मिलता है। आमाशय स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कफ देखने को मिलता है। रस मतलब प्लाज्मा, मेद फैट, घ्राण, नोज, जिह्वा टंग, दीज आर द सीट्स ऑफ कफ दोष। उनमें भी जो स्पेशल सीट है वो उरह मतलब चेस्ट रीजन में माना जाता है। कफ का मेन लोकेशन है चेस्ट रीजन। ठीक है, अब देखिए 5 टाइप्स ऑफ वात। तो यहाँ पे हमने वात पित्त कफ के लोकेशंस देख लिए और स्पेशल सीट देख लिए। इसको मैं ना थोड़ी देर बाद समराइज कर दूंगा इन तीनों को, इन तीनों का स्पेशल सीट कौन कौन से हैं एंड ऑल। अब उसके बाद हमने देखा था कि इंडेक्स में पंचविधा वात पित्त कफ हम देखेंगे कि 5 टाइप्स ऑफ वात, 5 टाइप्स ऑफ पित्त और 5 टाइप्स ऑफ कफ। तो हम स्टार्ट करते हैं 5 टाइप्स ऑफ वात से। तो प्राण आदि भेदात पंचात्मा वायु। ठीक है, वात इज ऑफ 5 टाइप्स। कौन कौन से? प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, ये 5 टाइप्स ऑफ वात होते हैं। अब प्राण वात देखते हैं। अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ वात पित्त कफ देखेंगे ना, सब में ध्यान क्या रखना है? उसका लोकेशन क्या है, दूसरी चीज उनके फंक्शन क्या है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो पहला है हमारा वात के 5 टाइप्स, उसमें भी पहला है प्राणवात। प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठचरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक् स्थीवन छवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। ठीक है, ये नीचे फंक्शन दिए गए, ऊपर उसका लोकेशन बताया गया है। तो लोकेशन क्या है? मूर्धा मतलब हेड रीजन में। प्राणो अत्र, प्राण वायु जो है, प्राणवात जो है, अत्र यहाँ मूर्धे में पाया जाता है, मतलब हेड में पाया जाता है। ठीक है, मूव्स इन चेस्ट एंड थ्रोट। अब पाया हेड में जाता है, लेकिन थ्रोट और चेस्ट में ये पूरा मूवमेंट करते रहता है प्राणवायु। ठीक है, उरह कंठ चरो। ठीक है, कंठ में पूरे घूमते रहता है। उरह मतलब चेस्ट में और कंठ मतलब थ्रोट में, चरो मतलब घूमता रहता है। अब फंक्शंस क्या क्या है? तो कंट्रोल करता है इंटेलेक्ट को, बुद्धि को कंट्रोल किया, हृदय हार्ट को, इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स को, माइंड को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, विजन, स्नीजिंग, एक्सपेक्टोरेशन, बेल्चिंग उद्गार है ना, इंस्पिरेशन, निश्वास, स्वॉलोइंग, अन्न प्रवेश कृत, जो अन्न का प्रवेश कर रहे हैं हम थ्रोट से, तो वो भी यही कराता है ना। तो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त, मेंटल स्टेबिलिटी, दृक, स्टीवन छवतु है ना। दृक मतलब देखना है ना, विजन को दृक कहते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। तो प्राणवायु कहाँ पाया जाता है? मूर्धा में, हेड में पाया जाता है। और मूवमेंट कहाँ करता है? थ्रोट और उरस रीजन में पूरा टाइम मूवमेंट करता रहता है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ये सारे फंक्शंस होते हैं, ध्यान रखिए। अब देखिए उदान वायु क्या होता है? उरह स्थानम उदानस्य, जो उदान वायु है उसका स्थान कहाँ है? उरस। उरस मतलब चेस्ट रीजन। नासा नाभि गलांश चरेत, नासा नाभि और गले में मूव करते रहता है। चर मतलब मूवमेंट है ना, जहाँ चर दिखे मूवमेंट समझ जाइए। वाक प्रवृत्ति, बोलने की जो टेंडेंसी होती है वो ये कराता है। प्रयत्न, कोई भी चीज़ काम करने से पहले जो आप की जो टेंडेंसी, कोई भी काम, ये तो बोलने से पहले की टेंडेंसी हुई, और कोई भी काम करने से पहले जो आपको अंदर इंथुजियाज्म आता है कि करना है, वो वाली चीज़ प्रयत्न कौन कराता है? उदान वायु। प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, इन सब की क्रियाएं कौन कराता है? उदान वायु। लोकेशन कहाँ है? चेस्ट मेन स्थान है ना, उरह स्थानम उदानस्य। मूव्स इन नोज, अम्बिलिकस एंड थ्रोट, नासा नाभि और गलांश चरेत। फंक्शंस क्या है? वाक मतलब स्पीच, प्रयत्न मतलब एफर्ट, ऊर्जा मतलब एनर्जी, बल मतलब स्ट्रेंथ, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन और स्मृति मतलब मेमोरी। ये फंक्शंस हो गए उदान वायु के। अब व्यान वायु क्या करता है? व्यानो हृदय स्थितः
कृत्स्न देहचारी महाजवः, वैसे तो हृदय में रहता है, हृदय स्थित, व्यान वायु हृदय स्थित, लेकिन कृत्स्न देहचारी पूरे शरीर में चलता है, पूरे शरीर में मूवमेंट होता है इसका। महाजवः ग्रेट स्पीड से एकदम तेजी से मूव करते रहता है व्यान वायु पूरे शरीर में। गति अपक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेषणादिका, है ना, उन्मेष आदि का, आदि मतलब यहाँ जम्भाई आदि की बात की जा रही है। प्रायः सर्वा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम, अब ये लोकेशन हृदय स्थित है ना, हृदय में, हार्ट में। मूव्स थ्रू आउट द बॉडी रैपिडली, रैपिड मूवमेंट होता है पूरे शरीर में। महाजवः देहचारी, है ना। फंक्शंस क्या है? सर्कुलेशन, ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मतलब अवक्षेपण, उत्क्षेपण मतलब एक्सटेंशन, अंगों को दूर ले जाना शरीर से, उसका मतलब होता है उत्क्षेपण। और अपक्षेपण मतलब पास लाना, मतलब फ्लेक्शन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, तो ओपनिंग मतलब होता है निमेष करना आंखों का, और आंखें आईलिड्स बंद होने तो उनको उन्मेष कहा जाता है, ठीक है। और कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। आदि का मतलब आदि जम्भाई आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ये व्यान वायु हमारा करा रहा है। आदि का तो वो जमाई वाली बात हो गई, या सारी मूवमेंट मतलब प्रायः सर्वा क्रिया तस्में, है ना, प्रायः जितने मूवमेंट होती है वो क्रियाएं होती है वो कौन करा रहा है? ये व्यान वायु करा रहा है, ठीक है। समान वायु क्या होता है? समानो अग्नि समीपस्था, जो समान वायु है वो जठराग्नि के समीप होता है, जठराग्नि के क्लोजली एसोसिएटेड होता है वहाँ पे। कोष्ठे चरति सर्वतः, और कोष्ठ में चारों तरफ मूव करते रहता है। अन्नम गृह्णाति, अन्न को ग्रहण कराता है, अन्न को फिर पचाता है, अन्न को विवेच्यति मतलब अन्न को तोड़ता है, जो भी रस भाग है, मल भाग है, मूत्र भाग है उसमें डिवाइड करता है। और मुंचति, उनका मेटाबॉलिज्म को जहाँ जहाँ पहुँचाना है उनको पहुँचा देता है। समान वायु ये करता है। लोकेशन नियर डाइजेस्टिव फायर, अग्नि समीपस्था, मूव्स इन कोष्ठ, एलिमेंट्री कैनाल पूरे कोष्ठ में मूव करते रहता है। फंक्शन क्या है? रिसीव्स फूड, फूड को रिसीव करता है, अन्नम को ग्रहणाति करता है, पचति डाइजेस्ट करता है, सेपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, मल मूत्र और रस विभाग को विभाजित करता है इन सारे पार्ट्स को, डायरेक्ट्स देम प्रॉपर्ली, फिर उनको जहाँ जहाँ भेजना है वहाँ भेज देता है। मुंचति अपानो अपानगः, ठीक है। अपान वायु जो है वो अपान प्रदेश में मतलब गुदा प्रदेश में रहता है, ठीक है। और फिर श्रोणी, बस्ती, मेढ्र, उरु, गोचरा, ठीक है। शुक्र, फिर यहाँ पे शुक्र, आर्तव, शकृत, मूत्र, गर्भ निष्क्रमण क्रिया, मतलब अपान वायु जो है वो अपान प्रदेश गुदा प्रदेश में, लार्ज इंटेस्टाइन वाले रीजन में मिलता है। श्रोणी वेस्ट रीजन में मिलता है, बस्ती ब्लैडर रीजन में मिलता है, जो मेढ्र है जो मूत्र मार्ग है वहाँ पे मिलता है, और उरु मतलब थाइज है ना, जो थाइज है वहाँ पे, गोचरा वहाँ पे मतलब मूव करते रहता है, इन सारे स्थान पे मिलता है। और इसका काम क्या होता है? तो शुक्र, आर्तव, शकृत, मूत्र और जो गर्भ है उसका निष्क्रमण, उसका एक्सपल्सन की जो क्रिया होती है वो ये अपान वायु कराता है। फंक्शंस इजैकुलेशन, मेंस्ट्रुएशन, डेफिकेशन, यूरिनेशन और चाइल्ड बर्थ, ये सभी क्रियाएं कौन करा रहा है? अपान वायु, ठीक है। अब देखते हैं 5 टाइप्स ऑफ पित्त। पित्तम पंचात्मकम, पित्त इज ऑफ 5 टाइप्स। कौन सा? पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक पित्त, ये 5 टाइप्स ऑफ पित्त होते हैं। अब देखिए पहला कौन सा है? पाचक पित्त। तत्र पक्वमाशय मध्यगम, ऊपर जो मैंने 5 टाइप्स ऑफ पित्त बताए हैं उन सभी में से वो पित्त जो पक्वाशय और आमाशय के मध्य में प्रेजेंट है, जो पक्वाशय और आमाशय के बीच मतलब क्षुद्रांत में प्रेजेंट है, और पंचभूतात्मकत्वे, पंच महाभूत से बने हुए के कारण भी, है ना, बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है, फिर भी, अपि मतलब भी, है ना, तो फिर भी यह तेजस गुणोदयात, फिर भी तेजस गुण की प्रधानता रखने वाला। तो 5 ऊपर दिए गए पित्त में से भी वो पित्त जो पक्वाशय और आमाशय के मध्य में प्रेजेंट है, जो कि पंच महाभूत से बना है, फिर भी उसमें तेजस गुण की बहुत ज्यादा प्रधानता है, उसने त्यक्त द्रवत्व, उसने छोड़ दिया है। पित्त का जो द्रव नेचर होता है, पित्त का नेचर कैसा होता है? वो द्रव्य होता है ना, तो द्रव होता है ना, तो अपने द्रवता को छोड़ दिया है, अपनी लिक्विडिटी को, अपनी फ्लूइडिटी को छोड़ दी है, और उसने किसका स्वरूप धारण कर लिया? उसने अग्नि का स्वरूप धारण कर लिया है, ठीक है। अब उसने त्यक्त कर दिया, अपने द्रव नेचर को त्यक्त करके उसने अग्नि का स्वरूप धारण कर लिया है, और पाक आदि कर्मणा करने लग रहा है, मतलब पाचन आदि कर्म करने लगा है। और
उसको हम अनल शब्द से भी संबोधित करते हैं। मतलब वो इतना अग्नि का स्वरूप उसने ले रखा है कि उसको हमने अनल शब्द दे दिया है, उसकी हमने अनल संज्ञा कर दी है ना। अनल किसका पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची है। और यहाँ पे हम पाचक पित्त को भी अनल कह रहे हैं क्योंकि उसने पूरा अनल का ही, अग्नि का ही स्वरूप धारण कर रखा है। और उसके बाद पचती अन्नम, अन्न को पचाने की क्रिया कर रहा है। विभजते, विभजते मतलब तोड़ देता है, सेपरेट करता है। किसको? सार और किट भाग को पृथक तथा, पृथक मतलब अलग अलग, है ना। तो पचती अन्नम, अन्न को पचाता है, और विभजते सेपरेशन करता है सार भाग को किट भाग से, मतलब जो यूजफुल रस धातु है उसको मल मूत्र से पृथक, डिस्टिंक्ट, अलग अलग कर देता है। ठीक है। तत्रस्थमेव पित्ता नाम, और वो अपने जगह पे रहते हुए ही जो शेषानाम, जो शेष पित्त है, शेष मतलब जो बचे हुए, जो अलग बाकी 4 टाइप ऑफ पित्त हैं, उनपे अपि अनुग्रह मतलब उनपे कृपा कर रहा है। करोति बलदानेन पाचकम नाम तत्स्मृतम, अब उन सभी पे कृपा करके उनको बल प्रदान कर रहा है और उसको हम पाचक नाम से स्मरण करते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको ऊपर ऊपर बताता हूँ। पाचक पित्त हम देख रहे थे, यहाँ पे बताया गया जो ऊपर हमने 5 टाइप्स ऑफ पित्त देख रखे हैं, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भाजक। इनमें से भी वो पित्त जो पक्वाशय और आमाशय के मध्य में प्रेजेंट है, जो कि पंच महाभूत से बने हुए के कारण भी, जो पंच महाभूत का बना हुआ है, फिर भी तेजस गुण की बहुत ज्यादा प्रधानता रखता है, जिसने अपने द्रव्य क्वालिटी को त्यक्त कर दिया है, छोड़ दिया है और पाक आदि कर्म करने लगा है, और उसको हम अनल शब्द से भी संबोधित करने लगे हैं। वो क्या करता है? अन्न को पचाता है और सेपरेशन करता है सार भाग का किट भाग से, और वो अपनी जगह पे रहते हुए ही जो बाकी 4 टाइप ऑफ, जो शेष 4 टाइप ऑफ पित्त हैं, उन पे कृपा करता है, उनको बल प्रदान करके, और उसको, उस पित्त को हम पाचक नाम देते हैं, उस पित्त को हम पाचक पित्त की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है सारे, अभी तक जितने श्लोक है ना सारे आपको क्रियाशील में याद करने हैं, तो अभी याद कर लीजिए समझ समझ के एक वर्ड। लोकेशन क्या है पाचक पित्त का? बिटवीन आमाशय एंड पक्वाशय, लोकेटेड इन द ग्रहणी, जो रीजन होता है क्षुद्रांत्र वाला, वो रीजन में प्रेजेंट है। नेचर क्या होता है? कंपोज ऑफ पंच महाभूत, फिर भी प्रधानता किसकी है? तेजस गुण की, डोमिनेटेड बाय अग्नि महाभूत, वही चीज है। मिनिमल वाटरी कंपोनेंट, उसने अपने जो द्रव, जो वाटरी नहीं कहेंगे इसको, जो फ्लूइड नेचर है उसको उसने त्यक्त कर दिया, उसको छोड़ दिया है। ठीक है। और कॉल्ड अनल, इसको अनल की संज्ञा दी जा रही है। फंक्शंस क्या होते हैं? पाक आदि कर्म है ना, डाइजेशन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड कर रहा है, सेपरेशन इनटू सार और किट भाग में तोड़ रहा है, सपोर्ट ऑल अदर पित्तस, प्रोवाइड मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है? पाचक पित्त इज द लीडर अमंग ऑल पित्त, सारे पित्त का बाप कौन है? पाचक पित्त है। ठीक है। इफ इट इज बैलेंस्ड ऑल अदर पित्त विल फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है। अब ये पहला टाइप ऑफ पित्त था और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका बाप है ना, ये अपाचक पित्त। अब देखिए रंजक पित्त देखते हैं। तो आम आशया आश्रयम पित्तम रंजकम रसरंजनात्, कहाँ होता है रंजक पित्त? कहाँ होता है? आमाशय में होता है। ठीक है। आम आशया आश्रयम पित्तम, वो पित्त जो आश्रित है कहाँ? आमाशय में। फंक्शंस क्या है? कन्वर्ट्स रस धातु इंटू रक्त धातु, रस धातु का रंजन मतलब रंग प्रदान करता है और रक्त धातु बनाता है। इम्पार्ट्स रेड कलर टू द रस धातु, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फॉर्मेशन, है ना। तो रस से रक्त कौन बना रहा है? कौन हेल्प कर रहा है बनाने में? रंजक पित्त बना रहा है। लोकेशन क्या है? आमाशय। अब साधक पित्त देखिए, बुद्धि मेधा अभिमान आद्य अभिप्रेत अर्थ साधनात् साधकम हृदगतम पित्तम। तो पहली बात तो साधक पित्त कहाँ रहता है? तो हृदय में प्रेजेंट है, लोकेशन हृदय है। फंक्शंस क्या क्या है? तो मेधा बुद्धि सेल्फ कॉन्शियसनेस और अभिमान को अहंकार कह लीजिए। ठीक है। और कॉन्फिडेंस, इन सभी, ये सारे आपके शरीर में प्रेजेंट होते हैं ना, सभी में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो इन सभी के अर्थ से, इन सभी के कारण जो भी चीजों की इच्छाएं होती हैं, आप में बुद्धि है तभी किस चीज की इच्छा है, मेधा आपको किस चीज की इच्छा करा रही है, सेल्फ कॉन्शियस है तभी किस चीज की इच्छा है ना, अहंकार आपको कुछ चाहता है कि अहंकार के कारण आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ हो। तो इन सभी के कारण जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसका अचीवमेंट कौन कराता है? साधक पित्त कराता है। साधक पित्त क्या कराता है? इन सभी के कारण जो भी आप पाना चाहते हैं, इन सभी के होने के कारण आपकी जो भी इच्छाओं की उत्पत्ति हो रही है, उन सभी को साधित कौन करता है? साधक पित्त करता है। ठीक है। उन सभी को अचीव करने में मदद कौन करता है? साधक पित्त करता है। ठीक है। अब अगला है हमारा आलोचक पित्त। रूप आलोचनतः स्मृतम दृक्स्थम आलोचकम। लोकेशन क्या है? दृक है, दृक मतलब दृष्टि है ना, आई इसका वो है,
लोकेशन है। फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन विजन, ठीक है। रूप आलोचनतः मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्शन समझने में, किसी चीज़ की आकृति समझने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आलोचक पित्त। कहाँ मिलता है, आइज में मिलता है। भ्राजक पित्त क्या होता है, त्वक्स्थम भ्राजकम भ्राजना त्वचम, ठीक है। त्वक में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। स्किन के कौन से लेयर में, भ्राजक पित्त मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था। अवभासिनी फर्स्ट लेयर अकॉर्डिंग टू जो सुश्रुत अवभासिनी है उस लेयर में प्रेजेंट होता है कौन, भ्राजक पित्त, ठीक है। फंक्शन क्या क्या होता है, मेंटेन्स कॉम्प्लेक्शन, कंट्रोल्स पिगमेंटेशन। तो स्किन में प्रेजेंट हो गए, क्या क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्शन और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। टाइप्स ऑफ कफ, श्लेष्मा तु पंचधा। कफ इज ऑफ 5 टाइप्स, 5 टाइप ऑफ श्लेष्मा प्रेजेंट है। श्लेष्मा पर्यायवाची है कफ का। अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, ये 5 टाइप ऑफ कफ होते हैं। अब अवलंबक कफ क्या होता है, उरह स्थ सत्रिकस्य स्ववीर्यतः। ये उरह मतलब चेस्ट रीजन में स्थित रहता है। स जो अवलंबक कफ है ये त्रिकस्य स्ववीर्यतः, जो त्रिक रीजन है, जो स्कैपुलर रीजन है, जो नेक, शोल्डर और बैक का जंक्शन रीजन है, उसको स्ववीर्यता, स्व मतलब खुद के, वीर्य मतलब पोटेंसी से, खुद के क्षमता से त्रिक का, स्कैपुलर रीजन का अवलंबन करता है, सहारा प्रोवाइड करता है। अवलंबक कफ उरह चेस्ट रीजन में स्थित रहता है और अपनी शक्ति से जो त्रिक रीजन है उसको अवलंबन करता है, उसको सहारा प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, हृदय से अन्न वीर्याच। अब जो अन्न का जो आहार हम ले रहे हैं, तो जो आहार से जो शक्ति निकल रही है, जो ऊर्जा निकल रही है, उस आहार की शक्ति को अवलंबक कफ ही हृदय तक पहुंचाता है और हृदय को सहारा प्रोवाइड कराता है, अवलंबन कराता है। तो पहला उसने अपनी शक्ति से स्कैपुलर रीजन को सहारा दिया और आहार की शक्ति से हृदय का अवलंबन किया, हृदय को सहारा दिया। तत्स्थ एव और अंबु कर्मणा। अब कफ, क्योंकि अंबु मतलब क्या होता है, जल होता है ना, तो कफ क्या है, एक जलीय पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जो भी माना गया है कफ को, तो कफ जलीय होता है, इतना हम जानते हैं। तो अपने अंबु गुण से, अपने जलीय गुण से कफ धामनाम च शेषानाम, जो बाकी 4 टाइप ऑफ कफ हैं उनको अवलंबन प्रोवाइड कराता है। यत करोति अवलंबन, करोति मतलब कराता है अवलंबन। तो देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा समझने मुश्किल लगता है, ऐसे ही लिखा गया है इसको, है ना, कि पहली बात तो अवलंबक कफ उरह चेस्ट में प्रेजेंट, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, अपनी वीर्य की शक्ति से वो त्रिक रीजन को सहारा अवलंबन करा रहा है, और अन्न मतलब आहार की वीर्य शक्ति से, मतलब आहार के वीर्य से हृदय को सहारा अवलंबन दे रहा है, और अपने अंबु गुण के कारण, अपने जलीय गुण के कारण बाकी जो शेषानाम जो कफ है, जो बाकी बचे हुए 4 टाइप ऑफ कफ है उनका अवलंबन कर रहा है, मतलब उनको सहारा दे रहा है। अतो अवलंबक कफ अश्लेष्मा, तो ये अवलंबन सबको करा रहा है, सबको सहारा दे रहा है, इसलिए इसको अवलंबक श्लेष्मा ही कह दिया गया है, इसको अवलंबक कफ ही कह दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस मैंने ऐसे एग्जाम में, अभी मैंने जैसे आपको बताया, आप तो समझ गए मैंने क्या कहा। आप चाहे तो वैसे लिख दीजिए, या तो पॉइंट पॉइंट करके, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, लुब्रिकेशन, नरिशमेंट, सपोर्ट्स अदर टाइप ऑफ कफ, मैंने ऐसे लिख दिया है ना छोटा करके, तो ये भी आप लिख सकते हैं कायदे से। अदरवाइज जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको प्रॉपर लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्लेदक कफ क्या होता है। अब क्लेदक कफ क्या होता है, यस तो आमाशय संस्थितः, आमाशय में क्लेदक कफ रहता है, और क्लेदकः सो अन्न संघात क्लेदकात। अब ये क्या करता है, अन्न का संघात करता है। अब क्या करता है देखिए, तो पहली बात तो ये आमाशय में प्रेजेंट रहता है, और जो अन्न है ना उसको गीला करता है। पहली बात उसमें क्लेद प्रोवाइड करता है, उसमें मॉइस्चर लाता है ना, तो ये काम किसका है, क्लेदक कफ का है। क्लेद मतलब क्या होता है, वही जो म्यूकस कंटेंट होता है, ऐसा समझिए आप। अभी फंक्शन क्या है, मोशंस द फूड, सॉफ्टन्स हार्ड फूड मास, फैसिलिटेट्स डाइजेशन, ठीक है। तो वो थोड़ा गीला होगा, वो थोड़ा मोशन होगा, उसके बाद ही उसका डाइजेशन हो सकता है ना सही तरीके से। तो ये क्लेदक कफ का काम है। क्लेद से ही आप समझ रहे हैं कि क्लेदन कर्म कर रहा होगा। अब बोधक कफ क्या होता है, रस बोधनात्, रस का बोध कराता है, जो भी टेस्ट होता है उसका परसेप्शन करने में यही मदद करता है ना, मधुर आदि जो टेस्ट होते हैं। बोधको रसना स्थायी, जो बोधक कफ है वो रसना में स्थित होता है। रसना मतलब जीभ को रसना कह दिया गया है, तो जीभ में प्रेजेंट होता है। लोकेशन टंग है, फंक्शन क्या है, टेस्ट का परसेप्शन। तर्पक कफ क्या होता है, सिरा संस्थो, सिर में प्रेजेंट होता है, सिर में स्थित होता है। अक्ष तर्पणात्, अक्ष मतलब सिर्फ अक्ष की बात नहीं की जा रही है, जितने भी ज्ञान इंद्रिय हैं उनका तर्पण का काम करता है, उनको तृप्त करता है,
ठीक है। तर्पका, तर्पका कहाँ होता है? सिर में स्थित होता है। और अक्ष, अक्ष मतलब सिर्फ अक्षी वाला आंख वाली इंद्रिय की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, सभी जितने भी ज्ञान इंद्रिय होते हैं उन सबका तर्पण कराता है, उन सभी को तृप्त करता है। लोकेशन हेड, फंक्शन नरिशेस सेंस ऑर्गन्स, मेंटेन्स ब्रेन स्टेबिलिटी। ठीक है। श्लेषक कफ क्या होता है? संधि संश्लेषाच श्लेषकः, संधि संश्लेष श्लेषकः संधिषु स्थितः, संधियों में स्थित रहता है और संधि का संश्लेषण करता है, मतलब कि संधियों को सटाता है, उसको जोड़ के रखने का काम करता है। लोकेशन जॉइंट्स, फंक्शन जॉइंट का स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। ऑल्दो त्रिदोष प्रिवेट द होल बॉडी, त्रिदोष पूरे शरीर में प्रेजेंट है। दे शो फंक्शनल डोमिनेंस इन स्पेसिफिक साइट, पूरे शरीर में प्रेजेंट है लेकिन कुछ कुछ जगह पे उनके फंक्शंस ज़्यादा देखने को मिलती है, या अगर वो दोष की विकृति होती है तो उन पर्टिकुलर जगहों पे, उन स्पेसिफिक लोकेशंस पे ज़्यादा अफेक्ट शो करती है। ठीक है। वात का काम मेनली मूवमेंट कराना है, पित्त का काम मेनली ट्रांसफॉर्मेशन कराना है फूड वगैरह का, कफ का काम मेनली स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। अब देखिए मैं आपको समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। तो दोष है, मान लीजिए वात पित्त कफ, तो इनके स्पेसिफिक सीट क्या है? वात का स्पेसिफिक सीट पक्वाशय है, पित्त का नाभि है और कफ का उरह है। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, है ना। और वात के टाइप देखते हैं और उनके कोर फंक्शंस देखते हैं। तो प्राणवात का फंक्शन लाइफ को कंट्रोल कर रहा था, उदान स्पीच और एनर्जी, वाक प्रवृत्ति वगैरह दे रहा था, व्यान सर्कुलेशन करा रहा था, समान डाइजेशन, अपान एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। और पाचक पित्त ग्रहणी में लोकेटेड था, डाइजेशन करा रहा है। रंजक पित्त आमाशय में प्रेजेंट था, ब्लड फॉर्मेशन करा रहा है, ब्लड को कलर इंपार्ट कर रहा है ना। साधक पित्त हार्ट में प्रेजेंट है, मेंटल फंक्शंस। आलोचक पित्त आईज और विजन। भ्राजक पित्त स्किन में प्रेजेंट है और कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। भ्राजक पांचवें लेयर वेदिनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, अवभासनी फर्स्ट लेयर अवभासनी में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, अब वहीं कफ का देखते हैं तो अवलंबक चेस्ट में प्रेजेंट है, सपोर्ट करा रहा है। क्लेदक स्टमक में प्रेजेंट है, मोशनिंग ऑफ फूड। बोधक टंग टेस्ट। तर्पक हेड में प्रेजेंट है, नॉरिशमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं। श्लेषक कफ जॉइंट से प्रेजेंट है, लुब्रिकेशन करा रहा है। ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान में रखेंगे तो पूरा मतलब आप एकदम बहुत ज़्यादा गलत नहीं होंगे। गलती की भी एक हद होती है ना, कि एकदम ब्लंडर नहीं करेंगे आप, कुछ पता रहेगा उसके रिलेटेड लोकेशन और फंक्शन, तो कुछ कुछ बना के भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अब इससे आगे की भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस आपको एक बार सुननी है ये चीज़ें, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आपको फिर से बाद में जाएंगे, बुक से पढ़ेंगे, कहीं और लेक्चर्स देखेंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं। बस एक बार सुन लीजिए, आपका काम बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की चीज़ है नहीं अभी से। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है? क्वालिटीज दैट इन्फ्लुएंस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ त्रिदोष। देखिए अब कोई भी बीमारी समझने से पहले हमें 3 टर्म्स जानेंगे, चय, प्रकोप और प्रशमन। अब ये दोष के 3 स्टेट्स होते हैं ना। नॉर्मली हम कह देते हैं कि फलाना दोष बढ़ गया, चिलाना दोष घट गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये लेमन के टर्म्स हो गए। नॉर्मली हम बोलते हैं कि इस दोष का चय हो गया, इस दोष का प्रकोप हो गया, इस दोष का प्रशमन हो गया, ऐसे करके बातें करेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए 3 दोष के अलग अलग स्टेट्स क्या है? चय। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए घड़ा है, पॉट है ना, ये पॉट है, इसमें कफ दोष प्रेजेंट है, और कफ दोष मान लेते हैं कि बर्फ के आइस की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, आइस की तरह होता है, मान लेते हैं कि कफ आइस की तरह होता है और प्रेजेंट है घड़े में। अब क्या होगा कि आइस के फॉर्म में ही, और ये घड़ा क्या, कफ का जगह है, कफ का स्थान घड़ा मान लेते हैं। ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़े हैं सारे दोषों के स्थान, अभी हम मान लेते हैं कि इस कफ का स्थान ये घड़ा है, और घड़ा अपने स्थान पे अपने स्वरूप में बर्फ की तरह प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कफ घड़े में ही अपने स्थान पे ही बर्फ के रूप में ही बढ़ रहा है, तो हम बोल देंगे कि चय हुआ है कफ का। ठीक है, अपने स्थान पे है और अपने ही रूप में बढ़ा है, तो हमने बोल दिया कि कफ का चय हुआ है। लेकिन अब इसका विलयन हो गया। अब क्या होगा कि ये पिघल रहा है। अब ये बर्फ जब पिघल जाएगा और एकदम वर्ज पे आ गया कि अब बस छलकने ही वाला है घड़े से, तो इस मोमेंट में हम बोल देंगे कि कफ का प्रकोप हो गया। चय मतलब अपने स्थान पे वृद्धि हो रही थी और अपने फॉर्म में ही हो रही थी, लेकिन अब जब उसका विलयन हो गया, अब जब वो पिघल के पानी की तरह बन गया, ठीक है, और एकदम वर्ज पे आ गया कि अपने स्थान से जब ना तब बाहर निकल सकता है, तब हम बोल देंगे कि अब कफ का प्रकोप हो गया। ठीक है, और क्या होगा, मान लीजिए कोई बीमारी होना होगा, तब क्या होगा, मान लीजिए कोई बीमारी होना होता अगर, तो यहाँ पे मान लीजिए एक चम्मच है, यहाँ पे कढ़ाई है, ठीक है, यहाँ पे कढ़ाई है, तो ये कफ का स्थान नहीं है। कफ का स्थान क्या है? ये घड़ा। तो अगर बीमारी होना होगा तो अब कफ प्रकोपित होकर क्या करेगा, कफ अब जाके दूसरे के स्थान में चला जाएगा, मतलब चम्मच में चला गया।
कफ कड़ाही में चला गया तो दूसरे अपने स्थान से अलग स्थान पर पिघल के कफ चला गया तो वहां पे व्याधियां उत्पन्न करेगा। अब दूसरे की जगह पे गया है तो वहां के मार्गों को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वहां पे जाके स्थान संश्रय करेगा और वहां पे अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सीजनल वेरिएशन के हिसाब से एक पर्टिकुलर सीजन आता है जब कफ अपने ही जगह पे बढ़ा, अपने ही रूप में, तो कफ का क्षय होता है। अगले ही कंसेक्यूटिव सीजन में क्या होता है कि कफ का प्रकोप हो जाता है, कफ एकदम अब पिघल के गिरने ही वाला होता है। लेकिन अगला ही सीजन ऐसा आता है कि कफ का प्रशमन होता है, फिर से ये जो बढ़ा हुआ कफ था ये दूसरे, अगर बीमारी होनी है तब तो दूसरे स्थान पे जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम बीमारी की बात नहीं करते हैं। नॉर्मली क्या होगा, अगले ही सीजन में कफ फिर से घट जाएगा और घट के अपने जो नेचुरल स्टेट था उस स्टेट में आ जाएगा। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं कि कफ का प्रशमन हो गया। कफ का क्षय, अपने स्थान पे वृद्धि हो गई अपने ही फॉर्म में, तो बोलेंगे कफ का क्षय हो गया। कफ का प्रकोप मतलब अपने ही फॉर्म में नहीं रहा, अब वो पिघल गया है और गिरने के ही कगार पे है, तो कफ का प्रकोप हो गया। और कफ का प्रशमन मतलब फिर वो अपने नेचुरल स्टेट में घट के आ गया, तो हम बोलेंगे कफ का प्रशमन हो गया। ऐसे ही तीनों दोषों के साथ होता है। तो ये हो गया क्षय, प्रकोप और प्रशमन। क्षय क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इंक्रीज, मतलब अभी अभी दोष बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ना स्टार्ट हुआ है। दोष इंक्रीजेज इन इट्स ओन सेट, अपने ही जगह पे बढ़ा है, घड़े में ही बढ़ा है। माइल्ड स्टेज है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कोई डिजीज देखने को नहीं मिलेगी। प्रकोप अवस्था में अब दोष जो है थोड़ा और बढ़ गया है, दोष टेंड टू ओवरफ्लो होने के वर्ज पे ही है। डिजीज प्रोसेस बिगिन, मतलब कुछ कुछ जो लक्षण हैं उन दोषों के वृद्धि के वो थोड़े थोड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रशमन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ इंक्रीज दोषा, फिर से रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस और हेल्थ रिटर्न्स, ठीक है, ये तीन टर्म हो गए। क्वालिटीज दैट कॉज क्षय, कोप एंड प्रशमन ऑफ पित्त, क्षय, कोप एंड शमन ऑफ कफ, ठीक है, क्षय, कोप एंड शमन ऑफ वात, पित्त, कफ, तीनों का है ना। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, मैं सही कर दूंगा। अब देखिए वात दोष में क्या होता है, वात का क्षय कब होता है, जब उष्ण, रुक्ष, ठीक है, और मूवमेंट लाइक क्वालिटीज के साथ मिलती हैं। एक तो उष्ण है, वात का दोष क्या है, उष्ण है नहीं, शीत होता है, तो यहाँ पे एक अपोजिट क्वालिटी हो गई है ना। लेकिन रुक्ष क्या है, उसकी सिमिलर क्वालिटी है, लेकिन एक सिमिलर क्वालिटी है, एक अपोजिट क्वालिटी है, बाकी जो वात के गुण है इन सब के साथ मिलते हैं तो माइल्ड एक्युमुलेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि उष्ण उसको हमेशा पूरे टाइम कम रखने की कोशिश कर रहा है। वो रुक्षता के कारण बढ़ रहा है, मूवमेंट आदि क्वालिटीज के कारण वात बढ़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि उष्णता है तो उष्ण क्वालिटी उसको थोड़ा सा घटा के रखा है, उसको कंट्रोल में रखा है, इसलिए बस वात का क्षय हो रहा है, प्रकोप नहीं हो पा रहा। अभी वात का प्रकोप कब हो जाएगा, जब रुक्षता प्रॉपर्टी है और साथ में शीतलता भी आपको मिल गया, वात को मिल गया, तब वात भयंकर प्रकोपित होने लगेगा। और वात का शमन जब सारी क्वालिटीज अपोजिट हो जाएंगी, उष्ण क्वालिटी आ जाएगी, स्निग्ध क्वालिटी, गुरु, स्थिर, पिछला, ये सारे अपोजिट क्वालिटीज ऑफ वात है, तब वात का शमन हो जाएगा, वात फिर से सबसाइड होने लगेगा। अपोजिट क्वालिटीज स्पेसिफाई वात। अब देखिए अब पित्त दोष का देखते हैं, तो पित्त दोष का क्षय कब होता है, जब शीतल क्वालिटी और तीक्ष्ण पित्त का सिमिलर क्वालिटी है और शीतलता पित्त का अपोजिट क्वालिटी है, तो तीक्ष्णता के कारण पित्त दोष बढ़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि शीतलता उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है, इसलिए पित्त बस क्षय होकर रह जाता है। वही पित्त का कोप कब होगा, जब तीक्ष्ण तो प्रॉपर्टी है ही है, साथ में उष्णता भी उसको मिल जाती है, तो पित्त का प्रकोप होने लगता है। पित्त का शमन कब होता है, जब माइल्ड, तीक्ष्ण का अपोजिट माइल्ड हो गया, और शीत, पित्त का अपोजिट क्वालिटी शीत हो गया, तो फिर से पित्त घटने लगेगा। अब कफ का क्षय कब होता है, तो कफ शीत है और स्निग्ध, ये दोनों प्रॉपर्टी जब मिलते हैं तो कफ का क्षय होता है। कफ मैंने क्या बताया था कि बर्फ के समान है ना, तो शीतल है और स्निग्ध है, तो अपनी जगह पे बढ़ रहा है लेकिन पिघल नहीं रहा है। कफ का प्रकोप कब होता है, ये ध्यान में रखिएगा, जब कफ पिघलता है, तो शीतलता कफ को जमाए रखा है। और कफ का प्रकोप कब होगा, जब स्निग्ध तो है और उष्णता के कारण कफ पिघलने भी लगा, तब जाके कफ का प्रकोप हो जाता है। और कफ का शमन कब होता है, उष्णता और रुक्षता, ये दो प्रॉपर्टी जब साथ में मिलती है, दोनों प्रॉपर्टी क्या है, कफ के अपोजिट क्वालिटीज हैं, जिनके कारण कि कफ का शमन हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान से फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो अलग अलग दोषों का क्षय, प्रकोप और प्रशमन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये ध्यान बस सुनते जाइए, एक बार समझते जाइए। समझ रहे ना कि एक कोई सिमिलर प्रॉपर्टी, कोई सिमिलर क्वालिटी बढ़ रही है किसी एक दोष का, तो वो उसको बढ़ाएगी, लेकिन साथ में अगर एक अपोजिट क्वालिटी भी आ गई है
तो बढ़ तो रहा है वो चीज़, ये चीज़ बढ़ाने की कोशिश तो कर रही है उस दोष को, लेकिन दूसरा वाला जो अपोजिट प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल में बढ़ा रहा है। ये नहीं कि एक्सेलरेट एकदम बढ़ते चला गया इस क्वालिटी के कारण। तो दूसरा थोड़ा अपोजिट क्वालिटी था, इसलिए इसको कंट्रोल में बढ़ने दे रहा था, क्षय हो रहा था। जब दोनों क्वालिटी सिमिलर हो जा रही है किसी पर्टिकुलर दोषों के, तो वो प्रकोपित हो जा रहा है, भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन जब दोनों अपोजिट हो जा रही हैं तो उन दोष को सबसाइड करके प्रशमन करा दे रही है। तो ये रहा। और रही बात कफ के केस में, क्या था कि शीतलता भी कफ का ही प्रॉपर्टी है, कफ भी शीत ही होता है। तो शीतल प्रॉपर्टी है और साथ में स्निग्ध प्रॉपर्टी, ये दोनों कफ को बढ़ा रही थी, लेकिन क्षय हो रहा है। क्षय क्यों हो रहा है, प्रकोप क्यों नहीं हो रहा है? दोनों तो सिमिलर क्वालिटीज है। प्रकोप इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कफ का प्रकोप कब होता है, जब कफ पिघलता है, और पिघलने के लिए स्निग्ध कोई चीज है तो उसको पिघलने के लिए उष्णता चाहिए। तो स्निग्ध और उष्ण ये दो जब गुण मिले थे तब कफ प्रकोपित हो रहा था। ठीक है, और प्रशमन तो दोनों के अपोजिट क्वालिटी डाल दो तो प्रशमन हो जा रहा था। ध्यान से देखिए, अगला टॉपिक क्या है हमारा, लेवल्स ऑफ दोष इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब देखिए, चय वृद्धि स्वधाम्येव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा च, मीनिंग स्लाइट इंक्रीज इन ओन सेट। चय का मतलब बॉडी डेवलप्स डिसलाइक फॉर सिमिलर क्वालिटीज, डिजायर फॉर अपोजिट क्वालिटीज। जब इंसान के शरीर में किसी एक पर्टिकुलर दोष का चय होता है, मतलब वो दोष अपने ही जगह पे थोड़ा सा बढ़ रखा है, उस कंडीशन में जो बॉडी होता है उसमें उस दोष के उस दोष के जो क्वालिटीज हैं उसके अपोजिट क्वालिटीज पसंद आने लगेंगी। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे वात दोष है ना, वात दोष का अगर क्षय हो रहा है तो वात दोष का गुण क्या होता है, रुक्षता होती है। तो आपका शरीर ना रुक्ष पदार्थों के टुवर्ड्स एवर्जन होने लगेगा, आपके शरीर का, आपको रुक्ष पदार्थ अच्छी नहीं लगेगी जब आप में वात बढ़ गया है तो। ठीक है, वात का जब क्षय हो गया तो आपको रुक्ष चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, आपको अपोजिट क्वालिटी की चीज़ें अच्छी लगेगी, आपको स्निग्ध चीज़ें अच्छी लगेंगी। मान लीजिए आप में कफ का क्षय हो गया, मान लीजिए आप में पित्त का क्षय हो गया, तो पित्त का गुण उष्ण होता है, तो आपको उष्ण चीज़ों से नफरत होने लगेगी और आपको शीतल चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। वो बता रहा है कि डिजायर फॉर अपोजिट क्वालिटीज एंड बॉडी डेवलप डिसलाइक फॉर सिमिलर क्वालिटीज। दिस इज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। मान लीजिए पित्त बढ़ा है और शरीर को और उष्ण चीज़ें पसंद आ रही हैं तो पित्त और बढ़ जाएगा ना, इसलिए सेल्फ डिफेंस के नाम पे शरीर को वो चीज़ें डिसलाइक होने लगती हैं और अपोजिट क्वालिटीज पसंद आने लगती है। इन एग्जाम्पल, वात से पर्सन डिसलाइक्स ड्राइनेस एंड सीक्स ऑयलीनेस। ठीक है, कोप में क्या होता है, कोपस्तु मार्ग गामिता लिंगा नाम दर्शनम स्वेशाम स्वास्थ्यम रोग संभव, मीनिंग फर्दर इंक्रीज। कोप में और ज्यादा बढ़ जाता है दोष स्प्रेड्स इनटू अदर चैनल्स, है ना। उन मार्गगामिता अलग अलग मार्गों में गमन करने लगता है, जाने लगता है। सिम्टम्स बिगिन, लिंगा नाम, लिंग मतलब सिम्टम्स होता है, दर्शन मतलब दिखना, तो लिंगों का दर्शन स्टार्ट हो जाता है, लिंग दिखना स्टार्ट हो जाता है। प्री मॉनिटरी साइंस अपीयर। ठीक है, रोग संभव, रोग की संभवता के प्री मॉनिटरी साइंस ही बताते हैं ना। प्रीमोडियल जो सिम्टम, जो पूर्व रूप होते हैं किसी भी व्याधि के, कोई भी व्याधि होने के पहले क्या होता है, मान लीजिए बुखार होने को है आपको, तो क्या होगा, पूरा अंग मर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, आपको लेथार्जी फील होगा, फटीक सा फील होगा। तो ये सारे पूर्व रूप हैं। तो इनसे क्या पता चल रहा है कि रोग संभवता होने वाला है, तो है ना। तो प्री मॉनिटरी साइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। डिजीज प्रोसेस स्टार्ट्स हियर। तो कोप जब होता है, दोष का प्रकोप होता है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। दोष का शमन से क्या तात्पर्य है, स्वस्थानस्थस्य समता विकार संभव सम, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब स्वस्थान स्थस्य, अपने ही स्थान पे फिर से आके स्थित हो गया। ठीक है, सम हो गया, दोष का शमन हो गया ना। नो डिजीज मैनिफेस्टस, विकार अब असंभव है ना, अब विकार नहीं होगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जगह पे स्वस्थान पे आके वो दोष फिर से पहुंच गया, तो ये शमन हो गया। फ्लक्चुएशन ऑफ दोष इन डिफरेंट सीजन्स, अब अलग अलग सीजन्स में किस सीजन में कौन से दोष का क्षय होता है, किसका प्रकोप, किसका प्रशमन, वो देखेंगे यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऋतुचर्या मैंने बहुत अच्छे से बताया है, उसको जाके प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। क्षय प्रकोप प्रशमा वायु ग्रीष्मा दिशु त्रिषु वर्षा दिशु तुपित्तस्य श्लेष्मना शिशिर आदिशु। ऋतुचर्या अच्छे से देख लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे मैं बस मीनिंग बताते रहा हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्लियर किया है, अभी बताने का कोई पॉइंट नहीं है दोबारा फिर से। वात, समर सीजन में वात का क्षय होना स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि वात का क्षय होने के लिए एक तो सिमिलर चीज चाहिए, सिमिलर गुण का होना चाहिए, और दूसरा अपोजिट गुण का होना चाहिए। क्योंकि दोनों सिमिलर हो जाएंगे तब तो वात का एकदम प्रकोप हो जाएगा, दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो वात सबसाइड करके वात का प्रशमन हो जाएगा। तो समर सीजन में क्या होता है, रुक्षता बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ता है, तो वात बढ़ रहा है। लेकिन साथ में समर सीजन में उष्णता भी होती है,
और वात का गुण शीतलता होती है, तो इसलिए उष्णता इसको कंट्रोल में बढ़ा रहा है, इसलिए बस वात का क्षय होके रह गया। लेकिन अगले ही कंसेक्यूटिव जो सीजन आएगा, जो मानसून सीजन आएगा, शरीर में प्राणी में रुक्षता तो बढ़ी हुई है, लेकिन साथ में मानसून के आते के साथ ही क्या होता है कि ठंडक भी मिल जाती है ना, मानसून में ठंडक भी, शीतलता भी बढ़ जाती है, तो दोनों गुण सिमिलर होने के कारण वात का प्रकोप हो जाता है और अगले ऑटम सीजन में वात फिर से सबसाइड कर जाती है। अब पित्त का देखिए, रेनी सीजन में पित्त का क्षय होता है, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं उनमें अम्ल विपाक आ जाता है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें अम्ल विपाक आ जाता है, तो सारी चीज़ें अम्ल विपाक वाली चीज़ें आप खा रहे हैं ना, जिस कारण से क्या होता है कि पित्त का क्षय होने लगता है। लेकिन पित्त का क्वालिटी उष्ण होता है और मानसून में शीतलता होती है, तो अम्ल विपाक के कारण पित्त बढ़ तो रहा था, लेकिन अपोजिट क्वालिटी, क्योंकि ठंडक भी प्रेजेंट है मानसून में, इसको कंट्रोल में बढ़ा रही है, तो इसलिए बस पित्त का क्षय होकर रह गया। और लेकिन फिर से क्या हुआ कि अगला सीजन जैसे ऑटम आएगा, अब ऑटम में थोड़ी सूरज की किरणें भी आई, उष्णता भी बढ़ी, और उष्णता भी थी और अम्ल पदार्थ इंसान खा के एक्युमुलेट भी कर रखा था शरीर में, तो दोनों सिमिलर क्वालिटी होने के कारण फिर से पित्त का प्रकोप हुआ। और विंटर सीजन में तो फिर से उष्णता भी घट गई है ना, एकदम ठंडक आ गई, तो पित्त का फिर से प्रशमन हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने ऋतुचर्या में अच्छे से पढ़ाई है, एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और कफ का देखिए, विंटर सीजन में क्षय हुआ, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत सारी ऑयली हम चीज़ें खा रहे हैं, विंटर सीजन में कोल्डनेस बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है, तो जिस कारण से कफ का क्षय हो रहा है। और कफ का प्रकोप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शीतलता तो है और साथ में ऑयली फूड भी खा रहे हैं, स्निग्धता भी है। तो मैंने बताया था कि कफ का प्रकोप कब होता है, जब कफ पिघलता है, और कफ पिघलने के लिए थोड़ी सी उसको उष्णता चाहिए, है ना। और विंटर सीजन में क्या है, स्निग्धता है, लेकिन साथ में ठंडक होने के कारण नो सीवियर कोप, बिकॉज एक्सट्रीम कोल्ड सॉलिडिफाइज कफ जमा हुआ है, जिसके कारण वो बढ़ रहा है, तो उसको बस क्षय होकर रह गया। और अगले ही सीजन वसंत आता है, मतलब वसंत को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन आता है ना, तो स्प्रिंग सीजन में धूप की किरणें पड़ने लगती हैं, ठीक है, धूप की किरणें आने लगती हैं फिर से। विंटर के जस्ट बाद क्या आता है, वसंत आता है ना, तो वसंत में क्या, धूप की किरणें आने लगी, जिसके कारण से जो जमा हुआ कफ बढ़ रखा था शरीर में सॉलिडिफाइड फॉर्म में, अब उस कारण से धूप की किरणों के कारण से वो कफ पिघलने लगा, जिसके कारण से वसंत में कफ का प्रकोप हुआ। और अगले ही ऋतु ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन में क्या होता है कि कफ कम हो जाता है, क्योंकि रुक्षता भी आ गई, तो शीत के अपोजिट है उष्णता है, वो भी कफ के अपोजिट क्वालिटी है, तो यहाँ पे कफ फिर से प्रशमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि वात, पित्त और कफ का क्षय, प्रकोप और प्रशमन कब हो रहा है। वात का क्षय कब हुआ, ग्रीष्मा में, ठीक है। प्रकोप कब हुआ, ग्रीष्मा के अगला ऋतु कौन सा होता है, वर्षा में। और प्रशमन कब हुआ, वर्षा के अगला ऋतु ग्रीष्म, वर्षा, शरद में, ठीक है। अब पित्त का क्षय कब हो रहा है, वर्षा में। प्रकोप कब हो रहा है, शरद में। और इसका प्रशमन कब हो रहा है, हेमंत में। कफ का क्षय कब हो रहा है, क्षय प्रकोप प्रशमन, वर्षा, वायु, ग्रीष्मादिषु त्रिषु, वर्षादिषु तो पित्तस्य, श्लेष्मणः शिशिरादिषु, है ना। शिशिर ऋतु में इसका क्षय होता है, उसके बाद वसंत में इसका प्रकोप होता है और ग्रीष्मा में इसका प्रशमन होता है। ये चीज़ें मुझे कैसे पता है, इस श्लोक से पता है। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, क्षय प्रकोप प्रशमन, वायु ग्रीष्मादिषु त्रिषु, वायु का क्षय ग्रीष्मा ऋतु में होता है और आदि ऋतुओं में, मतलब उसके आगे की कंसेक्यूटिव ऋतुओं में प्रकोप और प्रशमन होता है, ठीक है। अब क्षय प्रकोप प्रशमन वर्षा के केस में देखें तो वर्षा में पित्त का क्षय होता है और आदि ऋतुओं में प्रकोप और प्रशमन, मतलब कंसेक्यूटिव आगे की 2 ऋतुओं में पित्त का प्रकोप और प्रशमन हो रहा है। वहीं जो श्लेष में जो कफ है उसका शिशिर ऋतु में क्षय हो रहा है और आदि ऋतुओं में प्रकोप और प्रशमन हो रहा है, मतलब शिशिर ऋतु के आदि, मतलब आगे की जो 2 कंसेक्यूटिव ऋतुएं हैं उनमें प्रकोप और प्रशमन हो रहा है। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान रखिए, ऋतुचर्या मैंने बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइम लेके बताया है, जाके फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। ऋतुचर्या जाके पढ़िए, उसमें आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको जो ऋतुचर्या में बेमतलब की चीज़ें, बहुत सारी ब्लंडर आप याद करते रहते हैं कि इसमें ये आहार लेंगे, इस ऋतु में ये विहार लेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे, ऐसे ब्लंटली रटते जाते हैं और वहाँ पे जाके सब ब्लंडर इधर का उधर लिख देते हैं, वो चीज़ नहीं होगी। वहाँ पे मैंने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया है कि ये चीज़ क्यों खाते हैं, ये चीज़ क्यों, ये एक्टिविटी क्यों करते हैं, तो आपको एकदम ध्यान में रहेगा, आप भूलोगे नहीं, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगी वो चीज़ें। तो ऋतुचर्या अच्छे से पढ़िए जाके, और उसमें ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है।
अब एक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, दोष फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है डाइट, एक्टिविटी और सीजनल इन्फ्लुएंस पे। अभी तक हमने यही समझा कि डाइट, आहार विहार और सीजनल वेरिएशन पे बहुत डिपेंड करता है हमारे शरीर में दोष का स्टेटस। ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना, ये चीज़ें बस सुनते जाइए, समझते जाइए। श्लोक वाले पोर्शन ऊपर के खत्म हो गए। टाइप पंचविध जो वात पित्त कफ थे और वात पित्त कफ के जो लोकेशन थे और स्पेसिफिक सीट थे, वो सारी चीज़ें सुपर इंपॉर्टेंट थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, बस एक बार देख लीजिए। एक्शन ऑफ इंक्रीज दोष, दोष जब बढ़ जाते हैं तो एक्शन क्या क्या करते हैं। एनालॉगी से बताया गया है कि यहाँ पे सिमिली बताया गया है, जस्ट लाइक फ्लड वाटर स्प्रेड्स रैपिडली, इंक्रीज दोष स्प्रेड क्विकली थ्रू आउट द बॉडी। जैसे ठीक है, बाहर का पानी पूरी हर जगह फैल जाता है, वैसे जब दोष एक बार बढ़ गया, जब प्रकोपित हो गया, प्रकोप होकर जब और ज़्यादा बढ़ने लगा तो पूरे शरीर में जाके फैल जाएगा, अलग अलग स्रोतस को जाके ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और वहाँ के फंक्शंस को इम्पेयर करता है। ठीक है, बट रेस्टोरेशन ऑफ बैलेंस इज स्लो। तो फैलने के, जैसे बाढ़ आया तो पानी फैल तो फटाक से चारों तरफ गया, लेकिन वापस अपनी जगह पे आने में बहुत उसको टाइम ले लेता है। उस तरीके से दोष फटाक से विशिएट होकर जहां तक पहुंच तो गया, लेकिन वापस हेल्दी स्टेटस में दोष को इक्विलिब्रियम कंडीशन आने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि दोष प्रकोपित हो ही ना, मतलब प्रकोपित इन द सेंस वो दूसरी जगह पे जाए ही ना। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है, दोष का रूट कॉज, दोष ही रूट कॉज होता है किसी भी बीमारी का। दोष अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब विशिएट होता है तब। इवन मेंटल गुना सत्व रज तम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दोष। तो दोष के स्टेटस पे ही सत्व रज तम भी डिपेंड करता है, कि दोष अगर विशिएट होता है तो सत्व रज तम को भी अफेक्ट करता है। विशिएटेड दोष क्या करता है, धातु और मल को भी विशिएट करता है और फाइनली डिजीज कॉज करता है। अब 3 काइंड्स ऑफ कॉजेज फॉर दोष इंक्रीज। अब 3 कारण होते हैं, मेनली 3 कारण, हीन, अति और मिथ्या योग, अर्थ, काल और कर्म का, जो कि दोष को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या मैंने बोला, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। किन चीजों का, तो अर्थ, काल और कर्म का। हीन योग मतलब कम यूज कर रहे हो, ठीक है। अति योग मतलब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। मिथ्या योग मतलब कुछ अलग ही ब्लंडर हो रहा है। किन चीजों में, अर्थ, काल और कर्म। इसको मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। देखिए, अर्थ मतलब सेंसेस एंड देयर कोरिलेशन, हीन योग। मान लीजिए सेंसरी ऑब्जेक्ट्स का आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, तब भी दोष विशिएट होंगे और आप में बीमारी देखने को मिलेंगे। हीन योग मतलब कम योग कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं। तो नो साउंड एक्सपोजर, आप अपने कान की जो इंद्रिय है वो उसको यूज में ही नहीं ला रहे हैं, कोई साउंड ही से एक्सपोज नहीं करा रहे अपने काम को। लिविंग इन अ डिम लाइट, एकदम डिम लाइट है, लाइट से अपने आंखों को एक्सपोज ही नहीं करा रहे हैं, तो हीन योग कर रहे हैं ना, कम योग कर रहे हैं ना अपने इंद्रियों का, जिस कारण से आपको बीमारियां होंगी। अति योग, अब कान को यहाँ तो कम साउंड दे रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे कान को, तब भी बीमारियां हो रही थी, दोष अविशेट हो रहे थे। और बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक भी दे रहे हैं, अति योग कर रहे हैं अपने कान वाले इंद्रिय का, तब भी आपको बीमारियां कॉज होंगी, तब भी दोष विशेट होंगे। एक्सेस स्क्रीन एक्सपोजर, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट पे बहुत ज्यादा टाइम तक आप आंखों का यूज कर रहे हैं, तो अति योग हो गया आंखों का, तो उसमें बीमारियां होंगी। गेजिंग लॉन्ग टाइम एट ब्राइट ऑब्जेक्ट, बहुत तीव्र ब्राइटनेस वाली चीजों पे आप देख रहे हैं, तब भी आपका अति योग कर रहे हैं अपनी आंखों का, ठीक है। मिथ्या योग, फ्राइटनिंग विजुअल्स, अब ये ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ऐसी चीज जिसको देखने के लिए आपकी आंखें बनी नहीं है, फ्राइटनिंग चीज देखने के लिए आप यूज टू नहीं है, तो मिथ्या योग हो गया ना, ब्लंडर यूज कर दिया अपने आंखों का। एबनॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, जो देखने के लिए आपकी आंखें बनी नहीं है। वेरी क्लोज या वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इन चीजों के लिए आपकी आंखें नहीं बनी है। डिसलाइक्ड ऑब्जेक्ट्स, जिस चीजों को देखने के लिए आपकी आंखें नहीं बनी है, तो एकदम ब्लंडर चीज है ना। ज्यादा यूज करें तो मतलब अति यूज करें आंखों का, कम यूज करें मतलब कम यूज करें आंखों का, हीन योग कर रहे हैं। और मिथ्या योग मतलब ऐसी चीजें जो आपको नहीं देखनी चाहिए कायदे से, तो वो भी करें तभी दोष विशेष होते हैं, आपको बीमारियां कॉज हो सकती है ना। मेंटल बीमारियां भी कॉज हो सकती है, दोष विशेष होते हैं, तो हमने देखा सत्व रजस तमस पे भी अफेक्ट करता है, जिससे आपको मेंटल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें देख लो, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये हो गया हीन, मिथ्या और अति योग ऑफ अर्थ। अर्थ मतलब, और ये मैंने आंखों का एग्जाम्पल ज्यादा दिया है, किसी भी इंद्रिय का हीन योग, अति योग या मिथ्या योग करेंगे तो वो आपके दोष विशेष करेगा, और जिससे आपको बीमारियां हो सकती हैं, मेंटली या फिजिकल, है ना। अब देखिए काल की बात करें, अब काल का भी अति, हीन और मिथ्या योग कैसे होता है और कैसे बीमारियां कॉज होती हैं। तो 3 टाइप के काल होते हैं, कोल्ड, हॉट और रेनी, 3 टाइप के मेनली काल होते हैं। हीन योग में अब मतलब कम योग हो रहा है, वो काल कम अपना शो कर रहा है। क्या, लेस रेन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन है लेकिन कम बारिश हो रही है। गर्मी का मौसम है लेकिन कम गर्मी पड़ रही है। ठंडी का मौसम है लेकिन कम ठंड पड़ रही है, तो इसमें बीमारियां हो सकती हैं, दोष विशेष हो सकता है। अति योग, अब बारिश का ही मौसम है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ रही है, ठंडक में बहुत ठंडक पड़ रही है, तो अति योग ऑफ काल हो गया। मिथ्या योग, अब गर्मी में बारिश हो रहा है,
गर्मी में ठंड लग रही है, ठंडी में गर्मी हो रही है ना, और एबनॉर्मल सीजनल पैटर्न्स देखने को मिले तो वो मिथ्या योग हो गया काल का। तो इसमें भी बीमारियां कॉज हो सकती है, दोष विशेष होते हैं। कर्म का देखते हैं, तो कर्म कैसे कर्म, तो कायिक, वाचिक और मानसिक है ना। कायिक बॉडीली जितने भी कर्म है, वाचिक स्पीच वाले कर्म, माइंड जो भी मानसिक कर्म है उनका हीन मिथ्या और अति योग भी दोषों को विशेष करते हैं और बीमारियां कॉज करते हैं। हीन योग मतलब वेरी लेस स्पीकिंग, ठीक है, बॉडीली कर्म की बात कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, शरीर का बहुत कम यूज कर रहे हैं, नो थिंकिंग एक्टिविटी, यहाँ पे मानसिक कर्म बहुत कम कर रहे हैं, तभी दोष विशेष होंगे, आप बीमार होंगे। अति योग कर रहे हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, फिजिकल बॉडीली जो कर्म है बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, एक्सेसिव टॉकिंग बहुत ज़्यादा वाचिक कर्म कर दिया आपने, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मानसिक कर्म कर दिया आपने, तभी दोष विशेष होंगे, आप बीमार होंगे। मिथ्या योग, गलत चीज़ बोल रहे हैं, अब ये ना अति है ना हीन है, लेकिन ये मिथ्या है, गलत चीज़ बोलना है ना, तो मिथ्या योग हो गया। सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, तो ये क्या कहेंगे कि ज़्यादा कुछ कर रही है, कम कर रहे हैं, नहीं, ये गलत कर रही है, नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इसको मिथ्या योग बोलेंगे। इम्प्रॉपर पोस्चर, सडन जंपिंग, स्पीकिंग इमीडिएटली आफ्टर मील्स, एक्सेस अटैचमेंट, पैशन, फियर, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें मिथ्या योग होती हैं कायिक, मानसिक और वाचिक तौर पे, और जो कि दोषों को विशेष करती है और इंसान में बीमारियां कॉज करती हैं। अब रोग मार्ग देखेंगे, पाथवेज ऑफ डिजीज। आयुर्वेद डिवाइड्स द बॉडी इनटू 3 मेजर डिजीज पाथवे, अंतर रोग मार्ग, बाह्य रोग मार्ग और मध्यम रोग मार्ग। अब देखिए क्या होता है, बहिर्कोष्ठ, बाह्य रोग मार्ग, एक्सटर्नल पाथवे इंक्लूड्स, एक्सटर्नल पाथवे में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जितने भी धातुएं हैं, और त्वक है ना, त्वचा, इन सभी को हम शाखागत रोग मार्ग भी कहते हैं, इनको बाह्य रोग मार्ग भी कहते हैं। तो इन सभी चीजों में होने वाली बीमारी को क्या बोलेंगे कि ये बाह्य रोग हैं, ठीक है, इन सभी को शाखा भी बोल देते हैं, इसमें स्किन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इन सभी को शाखागत, शाखा बोल देते हैं। साथ में इस कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली शाखा मतलब हम लिम्ब समझते हैं ना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इन सबको हम शाखा बोल रहे हैं, और इन सभी में होने वाले रोगों को बाह्य रोग बोलते हैं या शाखागत रोग बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे जो जगहें हैं, तो ये मार्ग हो गया ना, इन्हीं में तो डिजीज मैनिफेस्ट हो रही है, तो इनको बाह्य रोग मार्ग बोल देते हैं। अब बाह्य रोग मार्ग में होने वाले डिजीज को क्या बोलेंगे, बाह्य रोग बोलेंगे या शाखागत रोग बोलेंगे। कौन कौन से रोग होते हैं, मोल्स होते हैं, व्यंग मतलब डिस्कलर्ड फेशियल पैचेस, गंडमाल, गोइटर, ग्लैंडुलर अल्सर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, हेमरॉइड्स, अर्श है ना, एब्डोमिनल ट्यूमर, स्वेलिंग, सोफ, एक्सटर्नल ग्रोथ्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको बाह्य रोग बोलते हैं। और ये सारे रोग होते कहाँ हैं, तो बाह्य रोग मार्ग में होते हैं। कॉन्सेप्ट डिजीजेज अफेक्टिंग धातुस एंड स्किन बिलोंग टू बाह्य रोग मार्ग, इतना चीज़ ध्यान में रखिए, और 2-4 बीमारियों के नाम याद कर लीजिए। अंतःकोष्ठ या अंतर रोग मार्ग किसे बोलते हैं, जिसमें इंटरनल पाथ लेता है बीमारी, तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आमाशय में हो सकता है, पक्वाशय में हो सकता है, पूरे जीआई ट्रैक्ट में हो सकता है, महाश्रोतस मतलब जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हो सकता है। इसको अंतःकोष्ठ भी कहते हैं ना, तो और इनको कोष्ठगत व्याधि भी कहते हैं ना, क्योंकि कोष्ठ में हो रहा है तो कोष्ठगत व्याधि भी कहते हैं। तो अंतर रोग मार्ग में होने वाली व्याधियां कोष्ठगत व्याधियां होती हैं। कौन कौन सी व्याधियां हैं ये, छर्दी, अतिसार, काश, श्वास, ज्वर, ड्रॉप्सी, हेमरॉइड्स, एब्डोमिनल लंप, गुल्म है ना, विसर्प, विद्रधि, ये सभी बीमारियां अंतर रोग मार्ग में होने वाली बीमारी। ये सारे ऐसे नाम आपको दे दिए जाते हैं, एमसीक्यू में बोले जाते हैं, बताओ ये कौन सी बीमारी है, या फिर नाम दे जाएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, बोले बताओ इसमें से अंतर रोग मार्ग में होने वाली बीमारी कौन सी है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो इसमें कुछ समझाने की चीज़ें हैं नहीं, आपको बस समझ जाना है कि अंतर वाले कोष्ठ वाले रीजन में हो रहा है तो अंतर रोग मार्ग है, बाहर रीजन मतलब रक्त आदि धातुओं में हो रहा है और त्वचा में हो रहा है तो बाह्य रोग मार्ग में है, और संधियों में हो रहा है तो मध्यम रोग मार्ग है ना। तो मध्यम कोष्ठ या मध्यम रोग मार्ग, द मिडल पाथ इंक्लूड्स हेड, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रेन, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट, नर्व, इन सारी जगहों पे हो रहा है तो मध्यम रोग मार्ग कहलाता है। कौन कौन से रोग होते हैं, राजयक्षमा, हेमिप्लेजिया, फेशियल पैरालिसिस, जॉइंट स्टिफनेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पेन डिसऑर्डर्स, पेन सिंड्रोम्स, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये मध्यम रोग मार्ग। और मध्यम रोग मार्ग बहुत भयंकर होता है। डिजीज इन मध्यम रोग मार्ग आर डिफिकल्ट टू ट्रीट, डीप सीटेड, ऑफन क्रोनिक। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, राजयक्षमा है ना, ट्यूबरकुलोसिस, हेमिप्लेजिया, फेशियल पैरालिसिस, जॉइंट स्टिफनेस है ना, आरए वगैरह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जो होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ये तो समझ ही रहे, ये सारी चीज़ें क्रोनिक भी होते हैं, इन सारी चीज़ों को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। और वहीं पे ये क्या है, अंतर रोग मार्ग में क्या क्या था, हेमरॉइड्स है ना, पाइल्स था, श्वास था, काश था, छर्दी, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह था, तो ये भी ट्रीटेबल है। मैक्सिमम चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो मुश्किल हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ट्रीटेबल है। ये मोल्स है, गोइटर चलिए ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, हेमरॉइड्स है,
स्वेलिंग है, एक्सटर्नल ग्रोथ्स है ना, ये नॉर्मल स्किन वगैरह पर हो रहा है तो ट्यूमर्स व्यूमर्स ही होते हैं थोड़े बिनाइन वगैरह ट्यूमर्स, कुछ मोल हो गया, कुछ है ना डिस्कलरेशन वगैरह हो गया, तो शायद ठीक करने। लेकिन जो मध्यम रोग मार्ग है वो भयंकर होती है, पूरी न्यूरोलॉजिकल वगैरह होती है चीज़ें उसमें, इसलिए वो मुश्किल होती है ट्रीट करनी। अब देखिए समरी में रोग मार्ग का क्या है, बाह्य रोग मार्ग कहाँ कहाँ होता है, धातु और स्किन में, एक्सटर्नल स्वेलिंग ट्यूमर वगैरह आते हैं इसमें। अंतर रोग मार्ग जीआईटी में होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अतिसार, कॉन्स्टिपेशन वगैरह आ गया इसमें। मध्यम रोग मार्ग में वाइटल ऑर्गन्स इन्फेक्ट होते हैं, जिसमें कि न्यूरो और डीप सिस्टमिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए भयंकर होता है थोड़ा। और अब देखिए डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय इंक्रीज दोष, अब अलग अलग दोष बढ़ गए तब वो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है और उसको बड़ा बनाने के लिए मुझे लगता है ये चीज़ें बताई गई फिर से इसमें। देखिए सिम्टम्स ऑफ वात इंक्रीज, श्रमशः टोसिस है ना, ड्रूपिंग डाउन होता है ना, एक एक कितने लोग देखेंगे एक आईलिड नीचे गिरा हुआ होता है, उसको ड्रूपिंग बोलते हैं, टोसिस बोलते हैं उस बीमारी को, ठीक है। व्यास डायलेशन, व्याधा, व्यधा है ना, कटिंग पेन हो रहा है, स्वपा लॉस ऑफ सेंसेशन है ना, साध, रुख, तोद, भेदनम, संग, अंगभंग, संकोच, वर्त, ये सारी चीज़ें बीमारियां देखने को मिलती हैं किसमें, वात के वृद्धि में। और क्या क्या देखने को मिलता है, हर्षण, तर्षण, कंप, पारुष्य, सौशीर्य, शोष, स्पंदन, वेष्टन, स्तंभ, कषाय रसता, अरुण, श्याववर्ण, तो ये सारी चीज़ें आप रुक के पॉज करके देख लीजिए इन सभी के मीनिंग्स, इसका मीनिंग बताने का कोई पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि अभी आपको आपका करिकुलम ही ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि इन सारी बीमारियों के बारे में आप अगले सेकेंड प्रॉफ में कायदे से पढ़ेंगे रोग निदान में, तो इस बीमारी को अभी समझने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद करनी है कि ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं वात की वृद्धि में, ठीक है। और इसमें से पूरा याद मत करिए, जितना हो जाए, जितने आसान आसान, जैसे देखिए कुछ कुछ होता है, हर्षण तर्षण हो गया, सौशीर्य शोष स्पंदन हो गया, कषाय रसता हो गया, अरुण श्यावावनी, कुछ चीज़ें ना याद रह जाते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें याद कर लीजिए जितनी हो सके, क्योंकि अब तो एग्जाम बहुत करीब आ गया है आप लोगों का, ठीक है। दीज आर द एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड वायु या वात। सिम्टम्स ऑफ पित्त इंक्रीज, दाह, राग, उष्मपाकिता, स्वेद, क्लेद, श्रुति, कोठ, सदन, मूर्छन, मद, कटुका अम्ल रस, पांडु, अरुण, वर्जिता, है ना, पांडु में अपीयरेंस ऑफ कलर अदर देन येलोइश, व्हाइट एंड क्रिम्सन, वर्जित है ना, ये चीज़ें नहीं दिखती हैं, मतलब इनके अलावा चीज़ें दिखती हैं। और क्या है, सिम्टम्स ऑफ कफ इंक्रीज, कफ बढ़ता है तो क्या क्या देखने को मिलता है, स्नेह, काठिन्य, कंडु, शीतत्व, गौरव, बंध, उपलेप, स्थैमित्य, शोफ, अपक्ति, अति निद्रता, श्वेत वर्ण, स्वादु, लवण रस, चिरकारिता, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब कफ बढ़ता है। तो दस आर इन्यूमरेटेड द फीचर्स विच अपीयर इन डिजीजेज आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फिजिशियन थ्रू इंस्पेक्शन एंड अदर मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट्स। अब देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, जो ऊपर फर्स्ट हाफ जो हमने पढ़ा था, जिसमें दोषों की जगह लोकेशन पढ़ रहे थे, दोषों के टाइप्स पढ़ रहे थे, दोषों के कर्म पढ़ रहे थे, वो चीज़ सुपर इंपॉर्टेंट थी, उसको आपने याद कर लिया, ये चैप्टर आपका हो गया। दूसरी चीज, चाहे प्रकोप प्रश्न वाला जो श्लोक आया था सीजनल वेरिएशन वाला, उसको मैंने ऋतुचर्या में बहुत अच्छे से बताया है, येट यहाँ भी मैंने समझा दिया है, उसमें जाके देख लीजिए, वो आपका हो गया। बाकी ये चीज़ें गुड, पढ़ लीजिए तो वेरी गुड, नहीं पढ़िए तो भी नॉट बैड, ठीक है। और वृद्धि वाले जो है 5-5, 6-6 पॉइंट याद कर लीजिए, है ना। कॉमन सेंस लगता है यार लास्ट में जाके ना, एग्जाम में जाके ये कोई भी दोष के वृद्धि का ना या क्षय के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो कॉमन सेंस लगा के आप कर लेते हैं, जैसे कि हर जितने भी दोष हैं उनका आपने वो कर रखा है, क्या बोलते हैं, उनके वो गुण जानते हैं आप हर दोष के, तो आप दिमाग लगा लीजिए पर्टिकुलर गुण बढ़ेगा तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज इसमें से 5-7 आप याद कर लीजिए बस। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट ऑब्जर्वेशन। आयुर्वेद एम्फेसाइजेज दैट कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें एग्जामिन करनी चाहिए, और रिपीटेड बार बार असेसमेंट करते रहना चाहिए कि अभी मतलब इससे प्रोग्नोसिस पता चलता है ना कि आगे हमारा कैसे ये बीमारी कैसे कम हो रही है या कोई नया रूप ले रही है, किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है, और तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अ फिजिशियन मस्ट ऑब्जर्व अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, डिटेक्ट अर्ली साइंस और प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू कोप होने से पहले ही कोशिश करनी चाहिए कि उसको सबसाइड कर दिया जाए। एनालॉजी से समझाया गया, जस्ट लाइक अ जेम एक्सपर्ट रिकॉग्नाइजेस द क्वालिटी ऑफ अ डायमंड बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, अ फिजिशियन रिकॉग्नाइजेस डिजीज स्टेजेस बाय कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा समझते जाओगे बीमारी को और पेशेंट को अपने। 3 काइंड्स ऑफ डिजीजेस बेस्ड ऑन कॉज, तो क्या निदान है, किन कारणों के
चलते वो रोग हो रहा है, उसके आधार पे 3 प्रकार के रोग बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। निदान मतलब आयुर्वेद में कॉज होता है। हम लोग नॉर्मली आयुर्वेद पढ़ने से पहले क्या समझते थे, निदान मतलब उपचार होता है, किसी चीज़ का ठीक होना मतलब निदान है ना, रोग का निदान मतलब रोग का ठीक होना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आयुर्वेद में निदान मतलब कॉज होता है, रोग का निदान मतलब कोई भी बीमारी का कॉज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद डिजीजेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कॉज। कर्मज व्याधि, तो वो व्याधियां जो ओरिजिनेट होती हैं आपके बुरे कर्मों के कारण, जो आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं। ठीक है, बुरे कर्म जो आप अपने प्रेजेंट लाइफ में कर रहे हैं या दोनों के कॉम्बिनेशन से जो व्याधियां होती हैं उनको कर्मज व्याधि बोलते हैं। सच कंडीशंस डायरेक्ट कॉज ऑफन क्लियरली पता नहीं चलता कि मेन कॉज एग्जैक्टली वो कौन सा कर्म है जिसको मैं भोग रहा हूँ, वो एग्जैक्टली पता नहीं चलता। बिलीव किया जाता है कि दे अराइज फ्रॉम अनसीन कार्मिक इन्फ्लुएंस, अनसीन पहले जो कर्म किए उनके इन्फ्लुएंस से बीमारियां हुई हैं। ठीक है, दोषज व्याधि क्या होता है, तो डिजीजेस विच अराइज फ्रॉम द स्पेसिफिक कॉज विच लीड टू दोष इंक्रीज एंड देन टू डिजीज। तो ये इसमें हम कुछ एज अ फिजिशियन कर सकते हैं। कार्मिक व्याधि में तो हम क्या ही कर सकते हैं ना, हमको कॉज ही नहीं पता है एग्जैक्ट, फिर भी हम लोग सिम्टम वो कर लेते हैं। खैर देखिए वो अलग चीज़ हो गई, मेन मतलब फिजिशियन का काम इसमें आता है। देखिए दोषज व्याधि में देखो, एक निदान का सेवन किया एक रोगी ने, फिर उसके मल मूत्र उसके दोष विषेट हुए, दोष विषेट होने के कारण मल विषेट हुए और दुष्य मल विषेट हुए और धातु विषेट हुए, इन दोनों को हम दुष्य कह देते हैं ना, ये दोनों दूषित हुए और अल्टीमेटली डिजीज कॉज हुई, तो ऐसे को दोषज व्याधि कहते हैं। दोष कर्मज व्याधि क्या होते हैं, डिजीज कॉज बाय बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्मिक फैक्टर्स एंड दोष एग्रीवेशन, सिम्टम्स आर यूजुअली मोर सिवियर एंड कॉम्प्लेक्स। ट्रीटमेंट फॉर सच डिजीजेस, दोषज व्याधियों का क्योर कैसे करते हैं, इंडल्जेंस इन फूड एक्टिविटीज, आहार विहार औषधि, अपोजिट क्वालिटीज टू द कॉज। जिन भी कॉज के कारण वो दोषज व्याधि हुई है, उस निदान के अपोजिट क्वालिटीज वाली हम आहार विहार और औषध देंगे। ठंडी के कारण कोई बीमारी हुई है तो उसको उष्ण आहार देंगे, उसको ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जिससे उसके शरीर में उष्णता बढ़े, ऐसी औषधियां देंगे जिसका उष्ण वीर्य हो, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। कर्मज व्याधि कैसे ठीक करते हैं, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सच एक्ट्स ऑफ प्रीवियस एंड करंट लाइफ्स। तो वो जो एक्ट आपने किया था उसका जो भी फल आपको मिला था वो मिल गया, वो खत्म हो गया, तभी आपका वो डिजीज क्योर होगा। दोष कर्मज व्याधि कैसे होता है, पैसिफाइंग एग्रेवेटेड दोष। तो हम दोष कर्मज जो है उसमें भी डॉक्टर क्या कर सकता है, दोष वाले को ही कम कर सकता है। कर्मज व्याधि पे किसी का कोई वो नहीं है इन्फ्लुएंस, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोष कर्मज में हम जो बढ़े हुए दोष हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ न्यूट्रलाइजिंग कार्मिक इफेक्ट। कुछ हवन यज्ञ वगैरह करा के कोशिश कर सकते हैं कि उसके कार्मिक इफेक्ट भी कम हो जाए। 2 काइंड्स ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन कॉज, द्विविध रोग। अभी हमने त्रिविध रोग देख लिया, अब हम द्विविध रोग देखेंगे। ठीक है, तो द्विविध में एक स्वतंत्र रोग होता है, एक परतंत्र रोग होता है। स्वतंत्र रोग प्राइमरी डिजीज है, मतलब आपने कोई एक पर्टिकुलर निदान सेवन किया, मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर चीज को एक्सपोज हुए, ठंडक को एक्सपोज हुए, तो आपको फलानी बीमारी हो गई उस ठंडी एटमॉस्फेयर के कारण, तो उसको स्वतंत्र रोग बोलेंगे। आप निदान का सेवन, निदान मतलब फिर से बता दो कॉज होता है ना, निदान मतलब उपचार नहीं होता है, निदान मतलब कॉज होता है। तो निदान का आपने सेवन किया और आपको एक व्याधि हो गई, तो ये स्वतंत्र व्याधि थी। और दूसरा होता है परतंत्र व्याधि। परतंत्र व्याधि क्या होती है कि स्वतंत्र व्याधि के कारण जो व्याधि हो रही है उसको परतंत्र व्याधि कहते हैं। जैसे कि डायबिटीज के केस में आपको रेटिनोपैथी देखने को मिलता है, तो परतंत्र व्याधि होगी, कॉम्प्लिकेशन था डायबिटीज का, ना कि आपने रेटिनोपैथी के लिए कोई कॉज का सेवन किया था, नहीं किया था, आपने डायबिटीज के लिए कॉज का सेवन किया, डायबिटीज हुआ और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन स्वरूप आपको रेटिनोपैथी देखने को मिल गई। ठीक है, अब देखिए, अब स्वतंत्र व्याधि क्या होती है कि हैज इट्स ओन स्पेसिफिक कॉज, अपना स्पेसिफिक कॉज था, वो बीमारी हुई, हैज क्लियरली मैनिफेस्टेड सिम्टम्स, अपने खुद के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हैज डेफिनेट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। एक स्वतंत्र व्याधि के लिए खुद का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। वहीं परतंत्र व्याधि के लिए क्या है, स्वतंत्र व्याधि को ठीक करिए और तो परतंत्र व्याधि उसके साथ खुद ही खत्म हो जाती है, और अगर नहीं हुई तब आपको अलग से उपचार करना पड़ेगा। वरना यूजुअली क्या होता है कि स्वतंत्र व्याधि खत्म करिए, परतंत्र व्याधि भी खत्म हो जाती है। परतंत्र व्याधि का क्या है, परतंत्र रोग का क्या है, डज नॉट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉज, डेवलप सेकेंडरी टू अ प्राइमरी डिजीज। अब परतंत्र व्याधि 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पूर्वज, एक उपद्रव। पूर्वज मतलब स्वतंत्र एक व्याधि होना था, आपको बुखार होना था, लेकिन बुखार से पहले आपको अंग मर्द, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, आपको लेजीनेस फील हो रहा था, तो ये पूर्वज, ये प्राइमरी व्याधि होने से, स्वतंत्र व्याधि होने से पूर्व में ये कुछ लक्षण देखने को मिली, तो ये भी परतंत्र व्याधि हो सकता है। और स्वतंत्र व्याधि होने के बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले, वो भी परतंत्र व्याधि है। लेकिन पूर्व जो प्रीमॉनिटरी जो सिम्टम्स थे और जो कॉम्प्लिकेशंस थे, दोनों प्राइमरी डिजीज पे ही डिपेंडेंट है।
ना प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स के लिए आपने कोई कॉज लिया था और ना ही कॉम्प्लिकेशंस के लिए कोई कॉज लिया था। वो स्वतंत्र व्याधि के फलस्वरूप ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये दोनों परतंत्र रोग होते हैं। पूर्वज प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स, उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग फ्रॉम प्राइमरी डिजीज। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रिंसिपल्स। सेकेंडरी डिजीज यूजुअली सबसाइड हो जाते हैं जब आप प्राइमरी डिजीज को ट्रीट करते हैं। अगर नहीं होते तो अलग से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लिकेशन सीवियर हैं तो तुरंत इसको ट्रीट करना पड़ेगा। और कॉम्प्लिकेशन इन वीकेंड बॉडी कैन कॉज ग्रेटर हार्म। तो जितनी स्वतंत्र व्याधि हार्म नहीं कर सकती, हो सकता है कि अगर शरीर अगर कमजोर है तो उसमें परतंत्र उसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा हार्म कर दे, ये भी हो सकता है। क्लिनिकल इंसाइट फॉर फिजिशियंस। फिजिशियंस को कुछ राय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? फिजिशियन शुड नेवर हेजिटेट इफ अ डिजीज हैज नो स्पेसिफिक नेम। कोई स्पेसिफिक उस बीमारी का नाम नहीं है तो आप उस पर घबराइए मत। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना का किसी को पता नहीं था कि ये क्या है एग्जैक्टली चीज़, लेकिन हम लोगों ने डोसिक स्टेटस देख के उसको ट्रीट करना स्टार्ट किया, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे कोरोना में। तो इसलिए कुछ कुछ अनुक्त व्याधियाँ होती हैं। अनुक्त व्याधियाँ मतलब ऐसी व्याधियाँ जो उक्त नहीं की गई हैं, जो बताई नहीं गई हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन अनुक्त व्याधियों को ट्रीट करने का भी तरीका बताया गया है कि आप दोष आइडेंटिफाई करिए, किस दोष का वो विशेषण है और उस अकॉर्डिंग आप ट्रीट करिए। आयुर्वेदा स्टेट्स द सेम दोषास डिपेंडिंग ऑन द कॉजेटिव फैक्टर्स एंड लोकेशन। दोष वही है, दोष उन्हीं 3 दोषों का बढ़ना और घटना हो रहा है, लेकिन किस कारण से, किस कॉजेटिव फैक्टर, किस निदान से उन दोषों का बढ़ना घटना हुआ है और शरीर में किस जगह पे उन दोषों का बढ़ना घटना हो रहा है, उस आधार पे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अल्टीमेटली तो इन्हीं 3 दोषों पे हमको वो करना है, ध्यान देना है। देयरफॉर फोकस ऑन दोष, आइडेंटिफाई द साइट, एग्जैक्टली वो दोष कहाँ पे अफेक्ट कर रही है। और तीसरा, अंडरस्टैंड द कॉजेटिव फैक्टर, निदान जानना इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे अराइज हुई है, ये दोष का विशेषण हुआ किन कारणों से है। एंड बिगिन प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उस पर्टिकुलर दोष को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो अपना अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। फैक्टर्स टू ऑब्जर्व इन पेशेंट। परीक्षा भाव, कौन कौन से भावों का ध्यान में रखना है जब परीक्षा आप कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखने हैं। द फिजिशियन मस्ट एग्जामिन द फॉलोइंग केयरफुली। दुष्य, दुष्य मतलब धातु और मल। जिनको दोष दूषित करता है उनको दुष्य बोलते हैं। तो दोष किनको दूषित करता है? धातु और मल को। तो धातु और मल कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर बीमारी हुई है तो कौन कौन से धातु और मल इन्वॉल्व हुए हैं उसको बढ़िया से उसको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। जब एक पेशेंट की परीक्षा करें तो धातु और मल का अच्छे से परीक्षा करें। फिर देश का परीक्षा करें कि शरीर में किस देश में, एक देह शरीर, देह का उद्देश्य होता है, देह देश होता है, एक भूमि देश होता है। तो मतलब शरीर में कौन सा देश, मतलब कौन सा एरिया अफेक्टेड है और वो जो रोगी है वो किस ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान में देना है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीमारियां ज़्यादा प्रिवेलेंट होती हैं। हो सकता है कि साउथ के इलाके में, साउथ इंडिया में कुछ पर्टिकुलर डिजीज ज़्यादा देखने को मिलती हो, गोरखपुर में कुछ ज़्यादा डिजीज देखने को मिलती हो, राजस्थान में कुछ पर्टिकुलर डिजीज वहाँ पर देखने को मिलती हो। तो इसलिए वो ज्योग्राफिकल हैबिटेट भी ध्यान में रखना है और शरीर का देश भी ध्यान में रखना है कि शरीर में भी किस साइड पर कोई बीमारी हुई है। बल, स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट देखना है और उसका भी बीमारी का भी बल देखना है कि व्याधि का कितना, मतलब कितना सीवियरली वो बीमारी हो रखा है उस इंसान को, व्याधि बल कितना है। काल देखना है कि सीजन, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज और एज। काल मतलब तीनों देखना है कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है या किस सीजन बीमारी हुई थी, बीमारी का कौन सा ड्यूरेशन चल रहा है, मतलब बीमारी का कौन सा स्टेज चल रहा है, क्रोनिक है, एक्यूट है। एज, पेशेंट का भी काल देखना है कि पेशेंट की एज कितनी है, बीमारी की भी एज कितनी है, वो भी ध्यान देना है। अनल, अग्नि, डाइजेस्टिव फायर उसकी प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही है ना। मंद, जब अनल रहता है, जब अग्नि मंद होती है तो माना जाता है कि वही सभी रोगों का कारण होता है, इसलिए डाइजेस्टिव फायर को एसेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, इंसान की प्रकृति क्या है, वयस, एज क्या है पेशेंट के। सत्व, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ में देखेंगे कि वो इंसान कितना टॉलरेट कर सकता है। बूढ़े इंसान को हम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन नहीं दे सकते हैं ना, वो हजम नहीं कर पाएगी वो चीज़ें। तो मेंटल स्ट्रेंथ भी देखने हैं, बॉडीली स्ट्रेंथ भी देखना है कि वो टॉलरेट कर सकता है या नहीं। सत्व तो मेनली मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब देखिए 7 में अडेप्टेशन टू डाइट एंड लाइफस्टाइल, वो किन चीज़ों से अडेप्टेड है, क्या उसकी लाइफस्टाइल है, कैसे आहार विहार लेता है वो, फूड हैबिट्स कैसी हैं उसकी, है ना। अवस्था, स्टेज ऑफ डिजीज कौन सी है। अब 7 में मतलब ना किन चीज़ों, कोई जरूरी नहीं कि हेल्दी चीज़ों कोई मतलब वो है, कोई अनहेल्दी चीज़ों से भी इंसान 7 में हो जाता है। लंबे समय से लो ना कोई भी चीज़ है तो उससे वो 7 में हो जाता है, उससे वो बीमारियाँ नहीं होती उस इंसान में क्योंकि वो अडेप्ट कर चुका है उन चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए करेक्ट असेसमेंट इंश्योर्स,
करेक्ट असेसमेंट में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्रेवेटेड दोष, एक्यूरेट ट्रीटमेंट, अवॉइडेंस ऑफ क्लिनिकल एरर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर असेसमेंट। इन सभी चीज़ों को एकदम ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए। इफ़ अ सीवियर डिजीज इज मिस्टेकन फॉर माइल्ड, क्योंकि इन चीज़ों को अगर ध्यान में नहीं रखते हैं और अगर सीवियर बीमारी है उसको माइल्ड आप समझ लिए तो कम ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, जिसके कारण वो चीज़ और एग्रेवेट हो सकती है, डिजीज और वर्सन हो जाएगा। अगर माइल्ड डिजीज को आप सीवियर समझ लेंगे तो ज़्यादा ट्रीटमेंट कर देंगे। मान लीजिए पंचकर्म वगैरह करें तो बहुत ज़्यादा पंचकर्म कर देंगे, पेशेंट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस उसको हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी माइल्ड थी, आपने भी मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया। हेंस कांस्टेंट स्टडी करते रहना है, केसेस करते रहना है कि बीमारी कैसे प्रोग्नोसिस हो रहा है, बीमारी कैसे आगे बढ़ रही है, कंडीशन ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। केयरफुल ऑब्जर्व करना है इंसान को, पेशेंट को। बैलेंस्ड जजमेंट आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रैक्टिस। जजमेंट सही से लेना है कि हम कर क्या रहे हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब हमारा फाइनल टॉपिक है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दोषा, दोष संयोग संख्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दोष स्टेट्स 62 होते हैं, है ना। दोष अलग, कोई दोष बढ़ा, कोई थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, कोई थोड़ा सा कम बढ़ गया, ये सारे अलग अलग दोषों के स्टेटस होते हैं शरीर में, और इन सभी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के 62 ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब वृद्धि के केस में टोटल 25 कॉम्बिनेशंस बनती हैं, 25 कॉम्बिनेशंस ऐसे बनती हैं। क्षय के केस में टोटल 25 ये आपको याद नहीं करना है, ये पर्टिकुलर एक एक चीज़ आपको याद नहीं करनी है, बस ध्यान रखिए टोटल 62 संयोग संख्या बनती है, दोष के संयोग संख्या बनते हैं, जिसमें से कि और अच्छा आपको टॉप स्टूडेंट बनना है तो 25 वृद्धि के केस में बनती है, 25 क्षय के केस में बनती है, और 12 मिक्स्ड स्टेट में बनती है ना। अब देखिए, तो टोटल तो 62 हो गए, लेकिन 63वां भी एक स्टेट होता है, कौन सा? जिसमें कि सारे जो दोष हैं उनका स्टेटस इक्विलिब्रियम कंडीशन में, सारे दोष इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जो कि स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टोटल 62 स्टेट होती हैं, 63वां स्टेट कौन सा होता है? इक्विलिब्रियम वाला स्टेट होता है। फाइनल क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग में आपको एक चीज़ बता दूं कि विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ रस, रक्त, अदर धातुज, वेरिंग डिग्रीज ऑफ दोष इंक्रीज एंड डिक्रीज, द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिकम्स इन्यूमरेबल। ऐसे तो हमने ये चीज़ कह दी कि टोटल 62 होते हैं, लेकिन ये सभी भी तो फैक्टर होते हैं, सिर्फ हम दोष देख के तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ना, सिर्फ पर्टिकुलर दोष तो नहीं बढ़ता ना बीमारी में, साथ में रस का स्टेटस क्या है, रक्त का क्या है, अदर धातुज का स्टेटस क्या है, तो इसके हिसाब से तो इन्यूमरेबल टाइप ऑफ परम्यूटेशंस बन सकती हैं। ठीक है, देयरफॉर अ फिजिशियन मस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, एनालाइज साइंस एंड सिम्टम्स, अप्लाई नॉलेज विद अटेंटिवनेस, ओनली देन कैन एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन बी अचीव्ड। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका। और फिर से मैं आपको बता दूं, जो अपर हाफ वाला पोर्शन था वो सुपर इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको श्लोक के मैंने एक मीनिंग बताए हैं, और उसको वैसे ही उन श्लोकों को याद कर लीजिए, उसका मीनिंग समझ जाइए, वो एकदम कंठस्थ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्रिया शरीर में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। और इधर की चीज़ें जितनी याद हो नहीं हो, ठीक है, अब एग्जाम आपके करीब आ चुका है, सर पे आ चुका है, बाकी चीज़ों पे फोकस करिए, और इसका फर्स्ट वाला पोर्शन याद कर लीजिए, आपको क्रिया में साफ साफ फायदा देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको मैंने कमिट किया था कि आपके एग्जाम आने से पहले मैं पूरा अष्टांग हृदय कंप्लीट करूँगा आपका, जो कि मैं करूँगा, और अब मैं फटाफट कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ लाऊँ और आपके एग्ज़ाम के पहले तक ये चीज़ें खत्म कर दूँ। ठीक है, सो विद दैट सेड, साइनिंग आउट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। और हाँ, एक चीज़ और, नोट्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है। विद दैट सेड, साइनिंग आउट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।